गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैम डोपामीन हार्मोन फिर से समझा दो। ओके, समझा देती हूँ अभी, डोंट वरी। चलिए, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग अंकिता, गुड मॉर्निंग राम, गुड मॉर्निंग चंदन कुमार, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग चेतन, सुनीता गुड मॉर्निंग, मुनीम चंद गुड मॉर्निंग, राम कुमार नमस्कार। मैम पिट्यूटरी ग्लैंड के 8 हार्मोन हो गए हैं। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के 8 हार्मोन्स हो गए हैं, बस आपको 8 ही हार्मोन पढ़ने हैं, इससे आगे आपको नहीं पढ़ने हैं। हाँ, एक पानी का बोतल दे दीजिए ना। मैम आपकी क्लास का इंतजार रहता है। अच्छा, मुझे भी बड़ा इंतजार रहता है आपके बैच में क्लास लेने का। तो बताइए ज़रा कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका सब कुछ, सिस्टम सब ठीक चल रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रीजनिंग का क्लास कब से चलेगा? एक्चुअली आज रीजनिंग वाले सर का जो गला है वो बिल्कुल ख़राब हो रखा है, तो वो इवनिंग में क्लास लेंगे। मैम आज कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? दीपक पहले एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट तो करने दो, तभी तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे गुड मॉर्निंग हो गया आपका, बहुत सारा गुड आफ्टरनून हो गया। हाँ, कोई बात नहीं है। अच्छा, आशीष बंसल बोल रहे हैं मैम राम राम, तो राम राम आशीष। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विशाल कह रहा है कि मैम रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। नहीं विशाल, ये लाइव क्लास है यार, तुम कैसी बातें करते हो? मैम सीजीएल के बैच का क्या हुआ? शिवरतन चौधरी, सीजीएल का बैच जो है वो एक्चुअली 1-2 टीचर हैं जो उस बैच में क्लास नहीं लेंगे, इसलिए वो बैच ऐप से हटा दिया गया है। अदरवाइज वो बैच आएगा, डोंट वरी। बैच अभी 10 से 12 दिन में स्टार्ट होने वाला है। मैम आज रीजनिंग की क्लास होगी। यस, रीजनिंग स्पेशल 3 में आज क्लास होगी इवनिंग में 5 से 6:30 होगी। एक्चुअली सर का थोड़ा गला खराब था, इसलिए सर क्लास लेने नहीं आ पाए थे। मैम आपका विंडो ऐप नहीं चल रहा है, उसमें वीडियो नहीं चल रही है। अच्छा अंकित चौधरी, मैं अभी देख लेती हूँ, मेरे लैपटॉप में तो चल रही है, आपके में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम मैथ्स 333 वाली क्लास रोज नहीं होती है। राहुल, अब हम क्या करें बेटा? कुछ टीचर्स हैं ऐसे जो मतलब क्लासेस को रेगुलर समझना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते ही नहीं है, क्लासेस रेगुलर लेना। तो मैंने बोला है, डीपी सर से रिक्वेस्ट की है मैंने कि भाई आप क्लास अपना बैच ख़त्म करें आराम से क्लास लेके। तो अगर नहीं लेते हैं तो देखते हैं कोई सॉल्यूशन होगा, हालांकि वो भी लेंगे। मैम पटना कब आएंगे? पटना बहुत जल्दी आने वाले हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक में हमारा पटना में ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा। मैम विंडो ऐप सही से काम नहीं कर रहा है। ओके, मैं एक बार देख लेती हूँ विंडो ऐप सही से काम नहीं कर रहा है क्या। मैम लाइव का सिंबल लगा दीजिएगा, फिर कोई पूछेगा नहीं लाइव हूँ। हाँ स्वरूप, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, लाइव का बटन लगने वाला है थोड़े दिनों में। मैम पुरानी वीडियो में 240 144 का वीडियो देखिए, आप जो ऑटोमेटिकली आपका जो चल रहा है वो ऑलरेडी 240 पे है, बाद में आपका 344 का ऑप्शन आता है। मैम पुरानी वीडियो नहीं देखी जा रही। क्यों नहीं देखी जा रही? मतलब समझ नहीं आया मुझे आशीष, क्यों नहीं देखी जा रही? मैम ग्वालियर कब आ रहे हैं? ग्वालियर अभी तो कोई प्लान नहीं है सच, बट पटना में बिल्कुल। पटना में कहाँ होगा? पटना में नया टोला में, जो बिखमा रोड है कुछ ऐसा करके, वहाँ पर। टेक्निकल टीम से बात हुई थी, मंडे को बोला था। यस अंकित चौधरी, मैं एक बार देख लेती हूँ कि अगर आपकी नहीं चल रही है क्लास लैपटॉप पे तो क्यों नहीं चल रही है। मैं अभी जल्दी से अभी मैं बात करती हूँ, है ना। मैम पटना में ऑफलाइन की फ़ी क्या रहेगी? आई थिंक 7000 होगी, 7000। मैम मैथ्स का क्लास स्लो हो रहा है। यस, ये सब बच्चों की कंप्लेन है कि मैथ्स जो डीपी सर और सुल्तान सर ले रहे हैं जिस बैच को, उसमें वो ढंग से उसकी रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हैं। मैंने भी देखा है, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है, तो मुझे उम्मीद है इस वीक से वो अपनी क्लासेस रेगुलर लेंगे, और नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं। दुनिया में अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है ना। गुलशन कुमार कह रहे हैं आई एम श्योर रिकॉर्डेड वीडियो। अरे गुलशन यार, तुम लोग ना बच्चे दिमाग मत खराब किया करो, जब मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ तो रिकॉर्डेड क्लास कैसे हो जाएगी ये। मैम प्रयागराज में जीएस स्पेशल लेकर आए, बहुत जल्दी लेकर आएंगे, मैं वहीं रहता हूँ। ओके बाबू, आप वहीं रहते हैं तो मिलेंगे आपसे नया टोला में विखना पहाड़ी मोड़ में। यस यस, नया टोला में विखना पहाड़ी मोड़ रोड पे है, जो राठौड़ कैंपस है उसके पीछे की साइड अपना ऑफिस है। तो केमिस्ट्री का क्लास पूरा क्लास नहीं डाला है। अच्छा, केमिस्ट्री हुआ नहीं है कंप्लीट अभी। केमिस्ट्री में आपका मेटल नॉन मेटल बचता है, अभी आपका छोटा मोटा केमिकल बॉन्डिंग फ्यूल हो गया, ये सब चैप्टर पढ़ते हैं, डोंट वेरी, सब हो जाएगा। हाँ वो पढ़ा दिया जाएगा, अभी केमिस्ट्री नहीं हुआ है साइंस स्पेशल 4 में, कोई बोल रहा है तो साइंस स्पेशल 3 में। हाँ चलिए,
लेक्चर नंबर 8 में हर्ट वाला रिकॉर्ड नहीं है, नोड वाला क्लास नहीं है। नहीं, नव्य उसमें है, मैंने ऐसे नोड एवी नोड के बारे में पढ़ाया है उसमें, आप एक बार देखिएगा जल्दी से प्लीज। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं और जिनको हमारा टाइम्स कोचिंग बहुत अच्छा लगता है और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाकर हमारी एप्लीकेशन को रेटिंग देना, वहाँ पर रेट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब ये सब करेंगे, रेट वगैरह देंगे, तो हम लोग और मोटिवेट होंगे और अच्छा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलो, अब हो गया है क्लास, अब सारी अब बातें हो गई हैं। मैम नमस्ते कबूल, आशीष मैंने आपका नमस्ते कबूल कर लिया है। हम नया टोला में रहते हैं, ओके, आपसे मिलेंगे। मैम स्पीडोमीटर काम करता है? यस, स्पीडोमीटर काम करता है बच्चा। क्या बायोलॉजी का लास्ट क्लास है क्या? नहीं, बायोलॉजी का लास्ट क्लास नहीं है। साइंस स्पेशल 3 में लास्ट क्लास नहीं है, अभी 1-2 क्लास बची है बच्चों, वो कड़ाके ही होगा, ठीक है। चलिए, कृत्यानंद कुणाल, आप बहुत दिनों बाद दिखे, नमस्ते। श्वेता नमस्ते, थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो दीपक, प्लीज़ हमारे टाइम्स कोचिंग का जो प्ले स्टोर पर ऐप है वहाँ पर रेटिंग करना ना भूलें, तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप रेट देंगे तो अच्छा लगेगा। मैम आज आपसे 7 दिन चैट कर पा रहा हूँ, 7 दिन बाद चैट कर रहा हूँ, ओके। हाँ, बीच में वो चैटिंग वाला ऑप्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बट अब कोई दिक्कत नहीं है। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू वेरी मच। मैम मैंने ऑनलाइन शुरू के लिए 11 लेक्चर लिए हैं, उनमें नोट्स नहीं डले हैं। नोट्स वैसे मैं आज चेक कर लेती हूँ, आज मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ, आज 2-3 घंटे मैं इसी पे काम करूँगी कि मेरा किस बैच में कौन सा वीडियो में कौन सा नोट्स नहीं है। मैम कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा? कोर्स जब जिस दिन मेरा मन करेगा उस दिन मैं बैच कंप्लीट कर दूंगी, है ना। मैम आप पलवल होटल में आई है? पलवल में, अच्छा ठीक है। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ओके मुनीम, थैंक यू वेरी मच। मैम रेटिंग 100%, ओके थैंक यू वेरी मच। जिसने 100% रेटिंग दी है, वैसे 100 नहीं है, ओनली 5 स्टार में देना है आपको। चलिए, अब बहुत बातें हो गई है, आई थिंक अब हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो इरिटेट हो जाते हैं इतनी बातें करने से। देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, तो कृत्यानंद बहुत दिनों बाद आपका मैसेज दिखा, आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्दी सिलेक्शन लेंगे और बहुत जल्दी सेलेक्ट होके आप मुझे फ़ोन करेंगे कि मैम मेरा सिलेक्शन हो चुका है। आप जैसे बच्चों से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैम वीडियो के टॉपिक नाम, हाँ डोंट वरी, मैं वीडियोस पे टॉपिक का नाम लिखवा दूंगी, आज पीडीएफ चेक कर लूंगी, ये मेरा काम है आज चेक करना कि किस बैच में कौन सा टॉपिक का नाम नहीं लिखा हुआ है और कौन सा पीडीएफ नहीं डला हुआ है। एक्चुअली इतना काम होता है ना, हम लोग मैनेजमेंट देखने वाले होते हैं, हम पढ़ाने वाले होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, बट अब मैं सारा काम कर दूंगी, डोंट वरी, है ना। आज मैं थोड़ा बैठूंगी, 1-2 घंटे में फ्री हूँ 6 बजे के बाद, तो उसके बाद मैं ना थोड़ा सा देखूंगी। और हमारा एक नया बैच आया है, यूपीएसआई का बैच है, जो जिसमें प्रैक्टिस बैच है, तो आप प्लीज़ वो बैच भी आप, अगर आप जो बच्चा यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो बैच वहाँ से ले सकते हैं। मैम लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर होती है बच्चा, मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, अभिषेक कुमार। चलिए अब पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे हम? एंडोक्राइन सिस्टम, और जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। क्या बोलते हैं हम? अंतःस्रावी तंत्र। अंत का मतलब क्या होता है बच्चों? मैम आज साइंस एमसीक्यू में क्लास होगा? यस होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी होंगी, तो बच्चों पहले लास्ट वीडियो देखना, तो ही आपको आज की क्लास समझ में आएगी, वरना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, मैंने बताया था एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, तो मैम एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। हम किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैंने बताया था कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। जो हॉर्मोन्स हैं वो या तो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, या वो स्टेरॉइड्स होते हैं, या वो कार्बोहाइड्रेट के बने हुए होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने बताया था हॉर्मोन्स की खोज किसने की थी, किस ईयर में की थी, ये लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ मैं। और हॉर्मोन्स बनाने वाला जो ऑर्गन होता है, उसको ऑर्गन नहीं, उसको आप ग्लैंड्स, उसको आप ग्रंथियां बोलते हैं। और मैंने बताया था कि कितनी ग्लैंड्स पढ़नी है हमें हार्मोन बनाने वाली? 9 ग्लैंड्स पढ़नी है। और 9 में से हमने पहला पढ़ा था हाइपोथैलेमस, जिसके द्वारा 4 हार्मोन रिलीज किए जाते थे। मैंने चारों के चारों आपका पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में। उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जो कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में ही होता है, दिमाग में ही होता है। नेक्स्ट टोटल कितने हार्मोन्स होते हैं? आप काउंट नहीं कर सकते हैं, हार्मोन्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आज जो हमें ग्लैंड स्टार्ट करना है बच्चों, वो कौन सा ग्लैंड स्टार्ट करना है? आज हम पढ़ेंगे पीनियल बॉडी ग्लैंड। 3 नंबर लगाएंगे आप, और 3 नंबर में आप लिखेंगे कि पिट्यूटरी के बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चों, वो आता है पीनियल ग्लैंड। और वैसे इसका पूरा नाम जो
सही है नाम, वो होता है बच्चों पीनियल बॉडी ग्लैंड, वो होता है पीनियल बॉडी ग्लैंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं आप पीनियल काय ग्रंथि। हिंदी में आप इसको बोलते हैं पीनियल काय ग्रंथि। वैसे आप पीनियल ग्लैंड भी बोल सकते हैं और पीनियल बॉडी ग्लैंड ज्यादा अच्छा होगा बोलना, सही रहेगा। विश्वजीत कुमार बोल रहे हैं क्या चल रहा है, तो विश्वजीत प्लीज करके क्लास में आप टाइमिंग पे आए और टीचर को परेशान ना करें कि क्या चल रहा है। अगर आपको नहीं पढ़ना है आप क्विट कर सकते हैं क्लास। पीनियल बॉडी ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराओगे? यस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराऊंगी मैं, डोंट वरी। मैम डोपामिन क्या होता है मैं बता चुकी हूँ। डोपामिन एक हार्मोन्स होता है, एक हार्मोन होते हैं जो हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है, और ये जो डोपामिन है उसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। और जब भी हम खुश होते हैं, किसी भी चीज की हमें हैप्पीनेस होती है, तो उस हैप्पीनेस को फील करवाने वाला हार्मोन डोपामिन होता है, राइट। चलिए, तो पीनियल बॉडी ग्लैंड, पहली बात तो ये पीनियल बॉडी ग्लैंड में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या मतलब हो गया बच्चों इसका, कि यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ होता है बच्चों कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया होगा कि अगर पिट्यूटरी अकेला ऑप्शन में हो, और मान लीजिए कैसे मैं एक क्वेश्चन बनाती हूँ, आपसे पूछा कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है पिट्यूटरी और ऑप्शन नंबर बी में है आपके पास थायराइड, ऑप्शन नंबर बी में है थायराइड, और ऑप्शन नंबर सी में है आपके पास एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल, और ऑप्शन नंबर 4 में आपके पास हो गया क्या, हाइपोथैलेमस हो गया। तो बच्चों अगर आपसे ऐसे पूछा क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सी है, अब यहां पर ऑप्शन में, अरे ये कौन है विश्वजीत कुमार, क्या मैम कुछ समझ में नहीं आता है? मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं विश्वजीत कुमार, आप अपनी लाइफ से दुखी हैं, आपको ये नहीं पता। आपने लास्ट क्लास में भी कमेंट किया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं। तो प्लीज करके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के लायक नहीं है, आप अपनी पढ़ाई छोड़कर आप खेती बाड़ी का काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा विश्वजीत कुमार, ठीक है। आप याद रखिएगा आप हैं कौन। पहली बात तो आप डेली यहाँ पर परेशान करने आते हैं, ये मेरी अच्छाई है कि मैंने कभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला कि चलो इसको ब्लॉक कर दो। आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं, आप इतने ज्यादा बदतमीज इंसान हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा विश्वजीत, डोंट वरी, आज आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो देखिए आपसे पूछा जाए कि इन चारों में से स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो बच्चों यहाँ पर पीनियल तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप किसको सही कर देंगे, पिट्यूटरी को। बट मान लो यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन में आपके पास पीनियल आ गया, तो अब आप किसको सही करेंगे, अब आप पीनियल को सही करेंगे, याद रखना, ठीक है। हो गया। एक बच्चा पूछ रहा है आप बच्चों को डीमोरलाइज मत कीजिए, बच्चे में बदतमीजी करते हैं बच्चों को बात करने का होश नहीं है संजय कुमार, तो वो डीमोरलाइज करने के ही लायक है, वो किसी लायक नहीं है। विश्वजीत कुमार जो है वो स्टूडेंट है ही नहीं, पता नहीं ये कौन है, ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे पीनियल बॉडी ग्लैंड क्या होती है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लोक ग्लैंड। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बायोलॉजिकल क्लोक ग्लैंड किसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों जैविक घड़ी ग्रंथि, हिंदी में इसको बोलते हैं जैविक घड़ी ग्रंथि। हमारे बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस का जो क्लॉक चलता है ना, जो हमारे भी बॉडी में जितने भी हाँ, हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस का जो क्लॉक है, जैसे आप सब जानते होंगे कि खाना खाने का, आप जब खाना खा लेते हैं तो जब डाइजेशन होता है उसका भी पर्टिकुलर एक साइकिल है। ऐसे ही हमारे हार्ट का भी एक साइकिल है, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि हार्ट में खून आता है फिर जाता है, ऐसे मैंने पढ़ाया है। ऐसे ही हमारे किडनी का भी एक साइकिल है। तो हमारे बॉडी में जितने भी एक दिन में जो चक्र चलते हैं, जो साइकिल चलते हैं, जितने भी रिएक्शंस होती हैं, उनको सही टाइम पर करवाना और उनको सही टाइम पर उनको बंद करवाना या कम करवाना, ज्यादा करवाना, इस पर कौन कंट्रोल करता है, इस पर पीनियल बॉडी ग्लैंड कंट्रोल करता है। आप दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे इसको कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, दूसरा आप याद रखेंगे इसको बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड
भी कहा जाता है। तीसरा, आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ होती है, आप बताओगे ये होती तो ब्रेन में है, आप सब जानते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे ब्रेन में होती है, बट ये होती कहाँ है, ब्रेन में कहाँ होती है? तो याद रखेंगे आप, ब्रेन में कहाँ होती है, तो हमारा जो फोर ब्रेन है, हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना। तो जो फोर ब्रेन है उसके पीछे की साइड होती है, और साइंस में पीछे को बोलते हैं, आप लिखेंगे ऑन द डोर्सल साइड ऑफ, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। और हिंदी में लिखेंगे अग्र मस्तिष्क के पीछे के भाग में, अग्र मस्तिष्क के पीछे के भाग में होती है, अग्र मस्तिष्क के पीछे के भाग में होती है, पीछे के भाग में। ठीक है, आपसे कभी पूछ ले फोर ब्रेन के पीछे के पार्ट में कौन सी ग्लैंड होती है, आप क्या बताएंगे? वो पीनियल बॉडी ग्लैंड होती हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैम इसके द्वारा हार्मोन कौन सा बनता है, इसके द्वारा हार्मोन कौन सा रिलीज करती है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आप लिखेंगे यहाँ पर हार्मोन का नाम क्या है। इस हार्मोन का नाम होता है बच्चों मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। देखिएगा आप इस क्लास में विश्वजीत कुमार के नाम के एक बच्चे हैं, वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो बोल रहे हैं दिमाग क्या होता है, हमें यही नहीं पता है कि दिमाग क्या होता है। अब आप बताइए, हम ऐसे बच्चों को डीमोरलाइज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बच्चे कंपटीशन एग्जाम के लायक नहीं है, ये पढ़ाई के लायक नहीं है, ये अपने जीवन में ही अपने आप से ही दुखी इंसान है जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिमाग क्या होते हैं। आप कुछ भी बोल रहे हैं, दिमाग होता ही नहीं है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों का तो भगवान ही भला करे। गॉड ब्लेस यू विक्रमजीत कुमार। आई एम मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि आप कौन से स्टूडेंट हैं मैं जान गई हूँ, है ना। तो ऐसे बच्चों पे मैं अब ध्यान नहीं देने वाली हूँ। विश्वजीत कुमार, यू आर फ्री, आप जितने कमेंट कर सकते हैं। आप एक टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करना जानते हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप जितना कमेंट कर सकते हैं आप उतना कमेंट कीजिए। मुझे बिल्कुल भी आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि दिमाग क्या होता है हमें बताइए, हार्मोन क्या होता है हमें बताइए। तो विश्वजीत कुमार, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ कि आप जितने कमेंट कर सकते हैं आप उतने कमेंट कीजिए। आप मेरी मेंटल स्टेट लेवल को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हार्मोन, हार्मोन कौन सा हार्मोन आप बताएंगे? यहाँ पर मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो पीनियल बॉडी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, आप बताएंगे मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हार्मोन है ये रात के टाइम पर ज्यादा निकलता है। ऐसा कहा जाता है कि रात को 12 बजे से 1 बजे के बाद ज्यादा निकलता है, और रात को अंधेरा होता है 12 से 1 बजे के बाद में। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो हार्मोन है ना वो ना अंधेरे में ज्यादा रिलीज होता है। इसीलिए इस हार्मोन का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं डार्कनेस हार्मोन या हार्मोन ऑफ डार्कनेस, अंधेरे वाला हार्मोन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रात को 12 बजे से या 1 बजे के बीच में, या आपसे पूछा जाए कि जो अंधेरे में कौन सा हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, आप बताएंगे अंधेरे में रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा है बच्चों? मेलेटोनिन हार्मोन होता है। अब बात ये आती है कि मैम ये रात को ही क्यों निकलता है? देखिए जब आप रात को सो रहे होते हैं, है ना, हाँ यस, इसको डार्कनेस हार्मोन या अंधेरे वाला हार्मोन कहा जाता है। हिंदी में आप लिखेंगे अंधेरे वाला हार्मोन। जब आप रात को सो रहे हैं, आपका ब्रेन क्या है, आपका दिमाग क्या है, एकदम रेस्टिंग मूड में है, एकदम आप आराम कर रहा है आपका दिमाग। जब आपका दिमाग आराम कर रहा है तो क्या करता है ये हार्मोन, रात को आपकी ब्रेन में कोई सेल्स, ब्रेन की सेल्स का नाम क्या बताया था मैम ने? न्यूरॉन्स। तो रात के टाइम पर न्यूरॉन्स की रिकवरी करने का काम करता है। हमारे जो ब्रेन के अंदर सेल्स हैं या कहीं भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं, जो सेल्स डैमेज हो चुकी हैं या वो सेल्स काम नहीं कर रही हैं, तो उनकी रिकवरी, उनकी मरम्मत करने का काम करता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि इस हार्मोन का काम क्या होता है? ये ब्रेन सेल्स को रिकवर करने का काम करता है, ये ब्रेन सेल्स को की मरम्मत करने का काम करता है, या आप लिखेंगे रिकवर करने का काम करता है। ब्रेन सेल्स
की मरम्मत करता है। इसीलिए जब आप अगर सही टाइम पर सो रहे हैं तो आपके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन निकल रहा है, तो आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं वो बहुत अच्छी आपकी रहेंगी। वो वापस थोड़ी बहुत क्या होती है, जो डैमेज हो चुकी होती है उनकी रिकवरी हो जाती है, ब्रेन सेल्स मैच्योर होती है इस टाइम पर। तो आपको क्या करना है, आप बताएंगे कि जब हमारी ब्रेन सेल्स अच्छी रहेंगी तो आपकी कैप्चरिंग पावर अच्छी रहेगी, आपकी मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये हार्मोन आपकी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने का भी काम करता है। तो आप याद रखेंगे ये हार्मोन क्या क्या काम करता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाता है। या आप क्या लिखेंगे कि यह हार्मोन हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है, हमारी कैप्चरिंग पावर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो इसीलिए साइंस कहती है कि आप 10 बजे के बाद सो जाइए, 10 या 11 बजे तक सो जाइए और सुबह आप 4 से 5 बजे तक आप उठ जाइए। क्योंकि अगर आप सही टाइम पर सो रहे हैं तो सही टाइम पर आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होंगी और वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस कभी भी इम्बैलेंस नहीं हो सकती। और सही टाइम पर सोएंगे तो हार्मोन निकलेगा, और जब हार्मोन निकलेगा तो क्या होगा, आपकी ब्रेन सेल्स की रिकवरी होगी। और आपकी ब्रेन सेल्स अच्छी हैं तो आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, विल पावर अच्छी है ना। तो ये सारे के सारे आपकी पावर, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। तो याद रखिएगा। इसके अलावा इस हार्मोन के 2 काम और होते हैं, मैं आपको लिखवा दूं, दोनों काम एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक काम तो हो गया कि ब्रेन सेल्स को रिकवर करता है, और दूसरा आप याद रखेंगे यह है डाईयूरनल साइकिल को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स डाईयूरनल साइकिल। इसका मतलब क्या हो गया, डाईयूरनल का मतलब होता है बच्चों दैनिक चक्र का मतलब क्या होता है, एक दिन में आपके बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप इसको बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड बोलते हैं। देखिए यह हार्मोन सही टाइम पर निकल रहा है तो सही टाइम पर आपका डाइजेशन होगा, सही टाइम पर आपके ब्लड का सर्कुलेशन होगा, सही टाइम पर आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, सही टाइम पर आपकी ब्रेन सेल्स की रिकवरी होगी, सही टाइम पर आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और आप हेल्दी रहोगे। और अगर आपने इस हार्मोन को इम्बैलेंस कर दिया, आपकी मेमोरी पावर, आपका डाईयूरनल साइकिल, आपका पता ही नहीं लगेगा कब कितने खाने का डाइजेशन हुआ है, कब नहीं हुआ है। हार्ट का सर्कुलेशन गड़बड़ा जाएगा, आपके ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में जो ब्लड को सर्कुलेट करता है उसका सर्कुलेशन गड़बड़ा जाएगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन सही टाइम पर नहीं होगा और आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो आप याद रखिएगा यह दैनिक चक्र को मेंटेन करने का काम करता है और यह हमारी ब्रेन सेल्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखिए मेलेटोनिन, नाम से समझिए इसको, मेलेटोनिन हार्मोन। और आप सब जानते होंगे कि हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, उसका जो ये कलर है, उसका जो ये रंग है, ये किस पिगमेंट की वजह से होता है। तो हमारी जो स्किन का कलर है ना बच्चों, वो एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं आप मिलेनिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है, मिलेनिन पिगमेंट। हमारी जो स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट कौन सा होता है, मिलेनिन पिगमेंट होता है। अगर ये मिलेनिन सही अमाउंट में निकल रहा है तो हम इंडियंस का जो कलर है वो कलर रहता है। अगर ये मिलेनिन ज्यादा निकल गया तो आपकी स्किन जो है वो काले रंग की पड़ने लग जाएगी। आपने देखा होगा बच्चों कि जब आप धूप में जाते हैं तो आपके बॉडी में आपकी स्किन काली काली पड़ने लग जाती है। आप बोलते हैं हमें टैनिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि धूप में ये जो मेलानिन हार्मोन है वो ज्यादा बनता है, और जब ज्यादा बनता है तो हमारी स्किन जो है वो काली पड़ने लग जाती है। तो ये हार्मोन फिर वापस, आप 5-6 दिन धूप में नहीं गए, वापस आपकी स्किन उसी कलर में आ जाती है जो कलर आपका था नेचुरल। तो ये हार्मोन क्या करता है, मिलेनिन या आपकी जो स्किन का कलर है उसको नॉर्मलाइज करने का काम करता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, इट नॉर्मलाइज्ड कलर ऑफ स्किन। मतलब ये हार्मोन बैलेंस करेगा कि मेलानिन कब कितना निकलना है
धूप में ज्यादा निकलेगा, और अगर धूप में नहीं गए हो, सनलाइट में नहीं गए हो, आप अंदर रहते हो घर में, तो वापस ये मेलानिन सही हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक तो हमारी स्किन को कलर या स्किन का कलर जो है उसको नॉर्मलाइज करने का काम करता है, दूसरा हमारा जो डाईयूरिनल साइकिल है उसको मेंटेन करने का काम करता है, और ये अंधेरे में ज्यादा निकलता है और रात के टाइम पर ये ब्रेन सेल्स की रिकवरी करने में काम आता है, ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने का काम करता है, ये हमारी कैप्चरिंग पावर को इंक्रीज करने का काम करता है। ये सारे काम किसके होते हैं? ये मेलाटोनिन हार्मोन के होते हैं। और मेलाटोनिन को कौन बनाता है? तो आप बताएंगे कि मेलाटोनिन को कौन बनाता है? हमारी पीनियल बॉडी ग्लैंड बनाती है, जो कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे क्वेश्चंस आप किसके बारे में याद रखेंगे बच्चों? मेलानिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन और पीनियल ग्लैंड के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपकी तीसरी ग्लैंड होगी ब्रेन में कौन सी? तो आप बताएंगे तीसरी ग्लैंड होगी ये मैम हमारी, मैम कैरेट का कलर ऑरेंज किस पिगमेंट के कारण होता है? महेश शेखावत, मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, अगर ये क्लास खत्म हो गई तो उसके बाद मैं आपको पिगमेंट्स पढ़ाऊंगी। वैसे मैं बता देती हूँ, कैरेट का जो ऑरेंज कलर है वो कैरेटेनोइड की वजह से होता है। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट पूछा है, महेश शेखावत, कि मैम गाजर का ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है? कैरेटेनोइड की वजह से होता है। हालांकि मैं आपको सारे पिगमेंट्स पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट ग्लैंड आते हैं आपके गले में, और गले में ग्लैंड जो होती है वो नंबर 4 पे आती है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, गले में होती है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों? थायराइड ग्लैंड। हिंदी में इसको कहा जाता है अवटु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? तो अवटु ग्रंथि, या आप इसको थायराइड ही बोल सकते हैं, हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी नाम से बोलिए इसको, थायराइड ग्लैंड या अवटु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि। यस कृतानंद, इस जो आपका इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ पाती कृतानंद, और आपको इंसोम्निया अनिद्रा हो जाता है। ठीक है कृतानंद, चलिए। मैम मेलानिन किस ग्लैंड से निकलता है? बच्चों मेलानिन ग्लैंड से नहीं निकलता है, स्किन के अंदर अल्फा सेल्स होती हैं, वो बनाती हैं मेलानिन को। ठीक है, देखिए, तो नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, जिसको आप अवटु ग्रंथि बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, कहाँ होती है? ये हमारे थ्रोट में होती है, ये हमारे गले में होती है। आपका जो गले में श्वास नली है, आपका जो विंड पाइप है, उसके पीछे की साइड होती है। दूसरा आप याद रखेंगे, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी होती हैं, आप बताओगे 9 होती हैं, और पूछे 9 में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, आपका आंसर क्या होगा? 9 में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है, या कौन सी होती है? अवटु ग्रंथि होती है। अवटु ग्रंथि होती है, राइट। तो याद रखेंगे, गले में होती है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे छोटी पीनियल बॉडी होती है, और सेकंड स्मॉलेस्ट बच्चों पिट्यूटरी होती है, राइट। चलिए, नेक्स्ट आता है कि इसका आकार कैसा होता है। आप बताएंगे कि जो इसका आकार है वो एच शेप में होता है, एच आकार की होती है। कैसे होती है? तो ऐसे होती है आपकी थायराइड ग्लैंड, एच आकार की ग्रंथि होती है ये। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं, ये जो ग्लैंड है, इसको जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बटरफ्लाई है ये बटरफ्लाई के जैसे दोनों साइड इसके पंख से निकले हुए होते, एक ये वाला लोब, एक ये वाला लोब। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्रंथि का आकार है वो बटरफ्लाई जैसा होता है, वो तितली के आकार की होती है। आप क्या बताएंगे कि एच आकार की ग्रंथि और बटरफ्लाई आकार की ग्रंथि जो होती है उसका नाम क्या होता है? उसको थायराइड या अवटु ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए, हाँ, इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं बच्चों। ये नेवर क्या लिख रहे हैं? नेवर आप लेट आए क्लास में और फिर आप कह रहे हैं कि ये लाइव क्लास है क्या? यस, ये लाइव क्लास है, आप क्लास में लेट आए हैं। अब बात आती है कि मैम इससे हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं। आप बताओगे कि इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? जरा ध्यान से सुनिएगा। जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों, वो 2 हार्मोन रिलीज करती है। जो पहला हार्मोन है उसको कहते हैं आप थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन, ध्यान से सुनिएगा, जो पहला हार्मोन है उसको कहते हैं आप थायराइड हार्मोन। और दूसरी साइड आप लिखेंगे कैल्सीटोनिन हार्मोन। दूसरी साइड कौन सा लिखेंगे बच्चों आप? कैल्सीटोनिन हार्मोन।
एक साइड लिखेंगे थायराइड हार्मोन, दूसरी साइड लिखेंगे आप कैल्सिटोनिन हार्मोन। और बच्चों जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो 98% में निकलते हैं और जो कैल्सिटोनिन होते हैं वो सिर्फ 2% में निकलता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि औटू ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन बनाए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन बच्चों? एक थायराइड हार्मोन, हिंदी में थायराइड हार्मोन ही बोलेंगे, दूसरे कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब देखिए जो थायराइड हार्मोन है वो 2 हार्मोन को एक साथ मिलाकर कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो थायराइड हार्मोन है वो 2 हार्मोन होते हैं, उनको एक साथ मिलाकर कहा जाता है थायराइड हार्मोन्स। कुंदन कुमार चौधरी, कोई बात नहीं, आप लेट हो गए, मुझे आपका नाम याद है। आप साइंस स्पेशल एमसीक्यू बैच के स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो। ठीक है कुंदन, राइट? चलिए देखिए, तो थायराइड ग्लैंड है बच्चों वो 98% में थायराइड हार्मोन्स रिलीज करती हैं और थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, वो 2 होते हैं। कौन कौन सा? एक को आप बोलते हैं T3 और एक को आप बोलते हैं T4 हार्मोन। एक को बोलते हैं T3, एक को बोलते हैं आप T4। अब मैम T3 का मतलब क्या है और T4 का मतलब क्या है? तो ये ध्यान से सुनिएगा पॉइंट। जो T3 होता है उसको बोलते हैं ट्राईआइडो, इसको बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोक्सिन हार्मोन, ट्राईआइडोथायरोक्सिन हार्मोन। T3 का नाम देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा T3 T4 हार्मोन निकाले जाते हैं। आप बताओगे थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा, बाबू राव कह रहे हैं मैम सबसे बड़ी लीवर बताई थी। बच्चा, लीवर एक्सोक्राइन में बड़ी थी। आप लोगों की यही प्रॉब्लम है, आप लोग सुनते नहीं हैं। मैंने कहा था एक्सोक्राइन में सबसे बड़ी लीवर होती है, एंडोक्राइन में सबसे बड़ी, मैंने एकदम क्लियरली लिखा है इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन। मैंने ये नहीं लिखा एक्सोक्राइन या लार्जेस्ट ग्लैंड। तुम लोग ध्यान से पढ़ा करो वरना तुम लोग एग्जाम में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आप लिखेंगे कि इस हार्मोन का नाम क्या होता है? T3 को क्या बोलते हैं? ट्राईआइडोथायरोक्सिन, थायरोक्सिन। और दूसरी साइड लिखेंगे आप T4 का नाम होता है बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन, इसको बोलते हैं थायरोक्सिन। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैम जो थायराइड ग्लैंड है वो 3 हार्मोन निकालती हैं। यस, पहला ट्राईआइडोथायरोक्सिन, दूसरा थायरोक्सिन और तीसरा कैल्सिटोनिन। बट इन दोनों को एक साथ मिलाकर थायराइड हार्मोन बोलते हैं और ये अलग से होता है। राइट, इतनी बात आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सोनू मल्होत्रा, आप पहले कमेंट टाइप कर देते हैं यार, आपका डाउट अगले सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है। सुन लो ध्यान से, ठीक है। अब बात आती है कि मैम ये जो T3 और T4 है इनके फंक्शंस क्या है, इनका काम क्या है। तो इनका कार्य लिखेंगे आप, इनका फंक्शन लिखेंगे, ये क्या काम करते हैं। तो इसके बेसिकली 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम क्या है तो आप लिखेंगे इट स्टिम्युलेट्स रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपके बॉडी में जो उपापचयन की क्रिया है उसको, उसकी दर को बढ़ाना। मैंने क्या लिखा कि थायरोक्सिन हार्मोन और जो T3 T4 हार्मोन है उनका पहला काम होता है स्टिम्युलेट्स रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। हिंदी में लिखेंगे उपापचयन की दर को बढ़ाना। आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनकी रेट को बढ़ाने का काम करता है कौन सा हार्मोन? T3 एंड T4, T3 एंड T4। तो आपसे एग्जाम में बहुत बार ये टर्म याद कर लो। देखो, अगर आप थोड़ा सा हिंट में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज करके ये टर्म याद कर लो। क्या? मेटाबॉलिज्म, उपापचयन। एग्जाम में बहुत बार आता है कि ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को या मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। आप क्या बताएंगे बच्चों? वो T3 एंड T4 हार्मोन है, या वो थायराइड हार्मोन है, या वो आउटू ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट काम क्या होता है इसका दूसरा काम लिखेंगे आप इट मेंटेन, ये बहुत अच्छा काम है ये वाला। इट मेंटेन वाटर बैलेंस। आप लिखेंगे पानी में शरीर की मात्रा पर नियंत्रण करना, या इट हेल्प्स इन
वाटर बैलेंस, इट हेल्प्स लिखो, मेंटेन नहीं हो पाएगा जब बैलेंस लिख लिया तो आप लिखेंगे इट हेल्प्स वाटर बैलेंस। यह जल की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। यह भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाए रखता है, एग्जाम में बहुत बार आता है। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, एक हार्मोन बताया था मैंने, ADH हार्मोन, और जिसका मैंने बताया था एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और मैंने बताया था कि हमारी यूरिन में पानी की मात्रा को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ADH हार्मोन। आज मैंने आपको दूसरा पढ़ाया क्या, वाटर बैलेंस। तो आप याद रखिएगा हमारा जो मूत्र है, हमारा यूरिन है, उस यूरिन में पानी की मात्रा पर संतुलन कौन बनाए रखता है, आप बताएंगे वो ADH हार्मोन। बट ओवरऑल हमारे बॉडी में या हमारी स्किन में पानी की क्वांटिटी कितनी है उसको मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है बच्चों, वो थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे एक पॉइंट और कि आयोडीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले से स्टार कर दिया है। आयोडीन मिनरल इज हेल्पफुल इन formation of थायरोक्सिन हॉर्मोन्स। क्या मतलब हो गया इस लाइन का? इस लाइन का मतलब हो गया मैम कि जो आयोडीन खनिज पदार्थ है वो आप हिंदी में लिखेंगे आयोडीन खनिज पदार्थ थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है, हार्मोन के निर्माण में सहायक है। और आप सब जानते हैं कि जो आयोडीन है वो हमें किससे मिलता है? आयोडीन मिलता है मैम हमें नमक से। आयोडीन किससे बनता है बच्चों? किससे मिलता है हमें? सोल्ट से, नमक से। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं, आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आप कि आयोडीन जो खनिज पदार्थ है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। और जो आयोडीन है वो हमें नमक से मिलता है। तो अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वो आपका इम्बैलेंस हो जाएगा और आपकी बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी जो है वो आपकी कमज़ोर हो जाएंगी और आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो आपको पहले देखना है कि आपने में क्या पढ़ा, एक बार ध्यान से सुन लो। ये इतना क्यों यहाँ पर कुछ भी कॉमेंट कर रहे हैं आप? रुक तो जाइए यार, सब पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी। जितना पढ़ाया जाता है तुम लोगों से वो तो पढ़ा नहीं जाता और फालतू के क्वेश्चंस यहाँ टाइप करने लग जाते हैं आप लोग। देखो जरा ध्यान से सुनो, पहले मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों वो दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती हैं। पहला थायराइड हार्मोन्स होते हैं और दूसरा कैल्सीटोनिन, जो अभी हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा है। थायराइड हार्मोन्स दो हार्मोन को मिलाकर एक साथ कहा जाता है। पहला है बच्चों T3, दूसरा है T4। और T3 और T4 जो है उनके तीन काम होते हैं। पहला काम है इट स्टिमुलेट रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचयन की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा हमारे शरीर में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरा जो आयोडीन है उसकी क्वांटिटी को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। आयोडीन भी है, उसकी भी। यस देवाशीष पांडा, आपका आंसर है यस। ठीक है, तो ये तीन आप याद रखेंगे, ये तीनों पॉइंट। ठीक है, अब बात आती है कि मैम अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स जो हैं ये दोनों, मतलब थायराइड हार्मोन्स जो हैं, अगर ये कम हो गए तो क्या हो जाएगा और अगर ये ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखो कि इनकी डिजीज कौन कौन सी है, इनकी बीमारियां। इन बीमारियों से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इनकी बीमारियां कौन कौन सी हैं। जितने भी नाम लिखवाऊंगी सारे नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी नाम लिखवाऊंगी यहाँ पर बीमारियों के सारे नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे।
पहला है कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है या थायराइड हार्मोन्स जो है T3 T4 हार्मोन है उनका हाइपोसिक्रेशन हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों। हाइपो का मतलब क्या बताया था मैंने, वो कम बन गया तो क्या हो जाएगा। और दूसरी साइड से लिखेंगे कि इनका अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो क्या हो जाएगा। और हाइपर का मतलब होता है अधिक, अधिक का मतलब होता है बच्चों ज्यादा बन गए तो क्या हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आते हैं बीमारियों से। देखिए डिजीज वाले चैप्टर में मैं आपको बीमारियां वापस आपसे पूछूंगी कि भैया जरा बताइए ये बीमारी किस बीमारी मैंने कहाँ पढ़ाया था। ठीक है, चलिए तो पहला आप याद रखेंगे कि जब इसका हाइपोसिक्रेशन होता है तो पहली बीमारी होती है यहाँ पर क्रेटिनिज्म। पहली बीमारी होती है यहाँ पे क्रेटिनिज्म और जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़ वामनता। जड़ वामनता क्रेटिनिज्म कहने का मतलब है अगर किसी दिन आपके बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया या थायराइड हार्मोन T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि एक बीमारी हो जाएगी कौन सी, जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रेटिनिज्म बीमारी किस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से होती है, आप बताओगे थायराइड हार्मोन। फिर पूछेगा थायराइड कम होने से होती है ज्यादा, आपको मैंने यहाँ क्या लिखवाया है हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, अब पहली बात तो इसके अंदर होता क्या है, ये नॉर्मली बच्चों में होता है, ये बच्चों की बीमारी है जड़ वामनता। और बच्चों में क्या होता है, जब बच्चों में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, बच्चों का जो मेंटली डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, उनका शारीरिक और उनका मानसिक विकास रुक जाएगा इस बीमारी के अंदर। और वो बच्चे जो हैं वो मानसिक बुद्धि उसकी जो मानसिक तौर पे कमजोर हो जाते हैं और वो बच्चे मंद बुद्धि वाले कहलाते हैं। तो आप याद रखेंगे इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में बच्चों का शारीरिक और मानसिक रुकाव रुक जाता है, उनका मेंटली और उनका फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो रुक जाते हैं और बच्चे मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं, वो मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं, मंद बुद्धि के बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे, बोलना क्या होगा बोल क्या जाएंगे, अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, उस बीमारी को बोलते हैं आप क्रेटिनिज्म। उस बीमारी को क्या बोलते हैं आप, क्रेटिनिज्म, मंद बुद्धि। दूसरा बीमारी होता है यहाँ पर माइक्सोइडेमा। दूसरा बीमारी है माइक्सोइडेमा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो माइक्सोइडेमा बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है। आप लिखेंगे कि जो माइक्सोइडेमा है वो थायराइड हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से होती है। और कितना कम या ज्यादा तो आप बताएंगे कम निकलने से होती है। इस बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी चाइल्ड में भी हो सकती है और अडल्ट में भी हो सकती है, मतलब वयस्क में भी हो सकती है और बच्चों में भी हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ा जाता है और उसके बाद आपका जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, आपके शरीर का वजन बढ़ जाता है, मतलब आप में काइंड ऑफ मोटापा ओबेसिटी आ जाती है, बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है। आप लिखेंगे इसमें शरीर का वजन बढ़ जाता है। कौन सी बीमारी में, माइक्सोइडेमा नामक जो बीमारी है उसमें आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो जब कम निकल जाता है तो मेटाबॉलिक सिस्टम आपका गड़बड़ा जाता है और आपका जो वजन है वो बढ़ जाता है और साथ में आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, आपकी जो त्वचा है उस पे लाइनें पड़ने लग जाती है और त्वचा सूख जाती है। आपके बॉडी में पानी का बैलेंस प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, आपकी जो स्किन की सेल्स हैं उनके पास पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, आपकी स्किन जो है वो ड्राई पड़ने लग जाएगी, सूखने लग जाएगी। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, माइक्सोइडेमा नाम का बोलते हैं। देखो एक बीमारी पढ़ी आपने क्रेटिनिज्म, एक आपने पढ़ा माइक्सोइडेमा। तीसरी बीमारी पढ़ते हैं हम हाइपोसिक्रेशन से, कौन सी, अच्छा ये 2 नंबर थी ना, तीसरा यही होगा। 3 नंबर पे आप पढ़ेंगे गोइटर। ये तो सबने नाम सुना होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं गलसुआ या घेंगा रोग, या घेंगा रोग।
गलसुआ या घेंगा रोग। गोइटर, गले वाला पार्ट जो है वो सूज जाएगा और वहां पर आपका पस सा पड़ने लग जाएगा और धीरे 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 आपके गले वाले पार्ट में पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको गले वाले पार्ट से आप ना सांस ले पाओगे, आपका विंड पाइप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट भी इफेक्टिव हो जाएगा। आप सब जानते हैं गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन। और आयोडीन किसको बैलेंस करना, आयोडीन किसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है? तो आप बताएंगे थायराइड हॉर्मोन्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब थायराइड हॉर्मोन्स कम होंगे तो आयोडीन भी कम, और आयोडीन भी कम होने से क्या हो जाएगा बच्चों? आयोडीन कम होने से आपको गोइटर, आपको गल सूजा, आपको घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है, 3 बीमारी पढ़ लिया आपने। मुझे पता है बुक्स में जब आप पढ़ोगे बच्चों तो आपको ये एक ही मिलेगी, नॉर्मली एक ही मिलेगी। ठीक है, पर मैं जितनी पढ़ा रही हूँ सारी आपको पढ़नी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर चौथी बीमारी का नाम है यहाँ पर, जो आप पहला क्रिटिनिज्म था, दूसरा माइक्सोडेमा और तीसरा गोइटर, चौथी है हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो या इसको हाशीमाटो भी कहते हैं, एक ही बात है। हिंदी में भी आप इसको सेम नाम बोलेंगे, हाशीमाटो डिजीज। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, मैं इसको स्टार कर देती हूँ। हाशीमोटो रोग या हाशीमाटो रोग या हाशीमीतो भी कहीं कहीं लिखा होता है हिंदी में। देखो स्पेलिंग के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। मैम एनडीए में ये चैप्टर आएगा? यस, एनडीए सीडीएस में तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा, एनडीए सीडीएस सब में बनते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, हाशीमोटो रोग या आप इसको हाशीमाटो डिजीज कह सकते हैं। देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला बनेगा कि जो हाशीमाटो रोग है वो किस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से होता है। आप क्या बताएंगे बच्चों? वो जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनके इम्बैलेंस होने से बनता है। फिर पूछा गया आपसे कि जो हाशीमाटो रोग है वो थायराइड हार्मोन्स के कम बनने से या ज्यादा बनने से होता है। आप क्या बताएंगे? बच्चों ये बैक्टीरियल या वायरस डिजीज नहीं है दीपक, नो, ये हार्मोन इम्बैलेंस की डिजीज है। प्लीज आप ध्यान से पढ़ें दीपक, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना टुच्चा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बैक्टीरियल या वायरस डिजीज है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की डिजीज है। राइट, चलिए, तो हाशीमाटो डिजीज हाइपोसिक्रेशन से होती है, कम निकलने से होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस बीमारी के अंदर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन्स कम निकल रहे हैं। जब थायराइड हार्मोन कम निकल रहे हैं तो आपका जो बॉडी में कुछ बीमारियां आ गई, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए आप दवाइयां खाएंगे, आप कोई भी मेडिसिन लेंगे, तो जो मेडिसिन लेंगे ना वो आपके बॉडी में जहर का काम करेगा। वो मेडिसिन के अंदर जो सॉल्ट वगैरह है, जो आप पेन किलर्स खाएंगे, आप कोई भी एंटीबायोटिक खाएंगे, आप कोई भी मेडिसिन लेंगे इन बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड में जो आपका थायराइड हार्मोन्स की जो क्वांटिटी कम हो जाती है, तो जो बाहर से जो आप मेडिसिन लेते हैं ना वो जहर की तरह काम करता है, वो जहर की तरह काम करता है कोई बीमारी, और उसी को कहते हैं हाशीमाटो डिजीज। और इसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो मर जाता है, वो नष्ट हो जाता है, उसकी सेल्स कम हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। इसी बीमारी को बोलते हैं हाशीमाटो रोग। आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि जब भी हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का कम निकलना होता है तो उस स्टेज में हम उन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बाहर से जो भी हम दवाइयां लेते हैं, तो वो जो दवाइयां हैं वो जहर की तरह, पॉइजन की तरह काम करती हैं, और वो अपनी ही जो ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है, वो जहर उसको मारने का काम करता है, और इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि का सुसाइड हो जाना। तो इस बीमारी का दूसरा नाम होता है सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, आप उठाकर देख सकते हैं। स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे कि इसमें थायराइड ग्रंथि की मृत्यु हो जाती है, या थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, या थायराइड ग्रंथि अपने आप को मारने का काम करने लग जाती है। इसको स्टार कर लेना। जो बच्चा बीपीएससी एमपीएससी के एग्जाम देने वाला है, या जो बच्चा एनडीए सीडीएस का एग्जाम देने वाला है, एनडीए सीडीएस का लेवल यही होता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीएल वगैरह में इतना टफ लेवल नहीं आता है, सीजीएल में सिर्फ गोइटर याद कर लो, बहुत है आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे
हाशीमोटो रोग में दवाइयां जहर की तरह काम करती हैं और आपकी थायराइड ग्लैंड अपने आप को मार देती है, तो इसको सुसाइड ऑफ थायराइड कहा जाता है। ये 4 बीमारियां आपने पढ़ी, किस में पढ़ी, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टफ चैप्टर है मुझे पता है, बट इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है और जितना इजी हो सकता है मैं वैसी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा बच्चों कि जब थायराइड हॉर्मोन्स हैं, जब उनका हाइपोसिक्रेशन होता है तो ये 4 बीमारियां होती हैं। अच्छा, बीमारियों का नाम याद कर लो, अगर ज्यादा नहीं पढ़ना तो आप प्लीज करके बीमारियों के नाम याद कर लो। कौन कौन सी पढ़ी? क्रेटिनिज्म, दूसरा आपने कौन सा पढ़ा? माइक्सोइडेमा, तीसरा आपने कौन सा पढ़ा? गोइटर, और चौथा आपने कौन सा पढ़ा? हाशीमोटो रोग। ये चारों बीमारियां किसकी हैं? थायराइड ग्लैंड की हैं, ठीक है। बट कब? जब थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है बच्चों? जब थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन कम बनती है तब होती है। अब जरा दूसरी साइड आओ, हाइपर सिक्रेशन से। कहने का मतलब है कि जब ये थायरोक्सिन हार्मोन या T3, T4 हार्मोन ज्यादा बन जाते हैं तो मैम क्या हो जाता है? तो देखिए ज्यादा बनने से ऐसा कोई बीमारी नहीं होती, बट आपका जो बॉडी वेट है वो कम हो जाता है। आप लिखेंगे जब ये ज्यादा निकलते हैं तो बॉडी वेट लॉस हो जाता है, आपके शरीर का वजन कम हो जाता है। वजन कम रहेगा, आपको थकान रहेगा, आपको फैटिग, थकान सी महसूस होगी, आपके बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। जब ये हार्मोन ज्यादा बनेंगे तो आपके शरीर का वजन कम हो जाएगा और आपको सारा दिन थकान सी महसूस होती रहेगी। अब याद रखिएगा एक बार, मैम हाशीमोटो को रिपीट कर दो, मैं कर देती हूँ, डोंट वरी। हाशीमोटो डिजीज में क्या होता है बच्चों? आपका थायरोक्सिन हार्मोन्स कम निकलने लग जाते हैं और जब आप इन थायरोक्सिन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आप दवाइयाँ खाएंगे बाहर से, तो आपको जो दवाई खा रहे हैं वो दवाई मेडिसिन जहर का काम करेंगी और आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी सेल्स को मार देंगी और आपका थायराइड ग्रंथि अपने आप की सुसाइड कर लेगा, अपने आप को मार देगा और उसको बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, ठीक है। तो ये आपने क्या पढ़ा? थायराइड ग्लैंड ने पढ़ी, इतने सारे पॉइंट्स क्या क्या पढ़ा, तो ध्यान से सुनो, एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि थायराइड से 2 हार्मोन निकल रहे थे। कौन कौन से बच्चों? तो मैम आपने बताया एक साइड तो थायराइड हार्मोन और दूसरी साइड आपने क्या बताया मैम? कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो ये थायराइड जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, जो 98% में निकल रहे थे मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब 2% में कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्सीटोनिन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि कैल्सीटोनिन क्या होता है, ठीक है। स्वरूप डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस करवा दूंगी एमसीक्यू, वैसे मैं यूट्यूब वगैरह पे एमसीक्यू की क्लास लेती रहती हूँ, हम वहां से ही पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि मैम अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी बुक्स है जिसमें ये लिखा होता है कि थायराइड ग्लैंड है तो वो बस थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी। नहीं, आपको याद रखना है थायराइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन भी रिलीज करती है। वो बात अलग है कि 98% में थायरोक्सिन हार्मोन्स और सिर्फ 2% में कौन सा बच्चों? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन। तो नेक्स्ट हार्मोन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? थायराइड वाला ही नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन, देखो नाम से ही आपको क्लियर है, नाम से क्लियर हो रहा है कैल्सीटोनिन। कैल्सी का मतलब क्या होता है बच्चों? कैल्शियम होता है ना। तो ये क्या काम करेगा? ये कुछ ना कुछ कैल्शियम से रिलेटेड काम करेगा, है ना। और इसका काम क्या होता है कैल्सीटोनिन का? आप याद रखेंगे कि जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है वो हमारे बॉडी में, अच्छा पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछूं। मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि हमारे बॉडी में कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है। आप क्या बताओगे? मैम हमारे दांतों में कैल्शियम होता है ना, हमारे दांतों में कैल्शियम होता है। इसके अलावा मैम हमारे बालों में कैल्शियम होता है। इसके अलावा मैम हमारे खून में कैल्शियम होता है, रक्त में, खून में, रुधिर में होता है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है और हमारे नेल्स में, नाखूनों में कैल्शियम होता है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट किसको होती है, आप क्या बताओगे? हड्डियों को रिक्वायरमेंट होती है। ये बात आप सब बता दोगे? यस, आप सबने सही आंसर दिया कि कहाँ कहाँ कैल्शियम होता है। अब देखो ये हार्मोन क्या करता है? कैल्सी, कैल्सी का मतलब है कैल्शियम। देखो हमारे खून में भी कैल्शियम है, तो ये हार्मोन क्या करता है? मान लो आपका ये ब्लड है, आपका ये खून है ना, इस खून के अंदर कैल्शियम है
और यहाँ पर आपकी एक हड्डी है, मान लो ये आपकी एक हड्डी है, हड्डियों को भी क्या चाहिए, कैल्शियम, और हड्डियां जो होती है उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो मान लो इस एक हड्डी है, कोई भी हड्डी है, हाथ कान नाक पैर गला कुछ भी मान लो, इस हड्डी के पास 5 ग्राम कैल्शियम की कमी है, 5 ग्राम कैल्शियम की कमी है। भाई ये हड्डी कमजोर होती जा रही है, ये टूट भी सकती है, ये इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स भी हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। और मान लो ये आपका खून है, इस खून में 5 ग्राम कैल्शियम जो है वो एक्सेस है। भाई खून में कैल्शियम है बट 5 ग्राम ज्यादा पड़ा है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे 5 ग्राम कैल्शियम ज्यादा है। तो अब क्या होगा बच्चों, जब आपके खून के अंदर कैल्शियम एक्सेस है मतलब ज्यादा है और आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी है, तो एक हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन बच्चों, कैल्सीटोनिन हार्मोन। और ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है बच्चों, वो क्या करेगा, ऐसे निकलकर ऐसे यहाँ क्या ले जाएगा, कैल्शियम ले जाएगा, कैल्शियम ले जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, इट ट्रांसफर एक्सेस कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स, फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। यह हमारे रुधिर में अत्यधिक मात्रा वाला कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचाता है। बताओ कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। कब निकलेगा, आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई कैल्सीटोनिन हार्मोन कब निकलता है, आप बताओगे, दोनों पॉइंट सही कर सकते हो। पहले पॉइंट में आएगा जब हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी होती है तब। सीधी बात है, आप कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे आप ऐसे आकर पकड़ो, बात तो एक ही है ना। या आप दूसरा बोल सकते हैं कि जब खून में कैल्शियम ज्यादा होता है तब भी कौन सा निकलता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। तो आप लिखेंगे कि जब हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी है, कैल्सीटोनिन ने ऐसे निकला, ऐसे निकलकर अपने साथ इस कैल्शियम को कहाँ ले गया, हड्डियों के पास ले गया। कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, है ना। चलो मैम, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा कैसे होता है बच्चों, आपने ज्यादा दूध पिया, आपने ज्यादा केला खा लिया, आपने पपीता ज्यादा खा लिया, इन सब में क्या होता है कैल्शियम। अंडा ज्यादा खा लिया आपने तो वो कैल्शियम आके जम जाता है, यहाँ पे ऐसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अब बात आती है, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं आपको, इस हार्मोन को एग्जाम में, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। क्यों पूछा है, मैं उसका रीजन भी दे सकती हूँ आपको। क्योंकि ये हार्मोन जो काम करता है उसका जस्ट ऑपोजिट एक और हार्मोन होता है, वो काम करता है। जो काम ये हार्मोन करेगा उसके ऑपोजिट एक हार्मोन और काम करेगा, जो अभी मैं 2 मिनट बाद आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसने ब्लड से हड्डियों के पास लेकर गया और दूसरा हार्मोन क्या करेगा, बोन से ब्लड के पास ले आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़े। तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गई, गले में होती है, बटरफ्लाई के आकार की होती है और 2 हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड और कैल्सीटोनिन। थायराइड में 2 होते हैं, T3 T4, इनके इम्बैलेंस से, इनके हाइपर सिक्रेशन से 4 बीमारियां होती हैं। हाइपर सिक्रेशन से ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बट आपका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप में थकान हो जाएगी, ये सब बीमारियां आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ग्लैंड आती है आपकी, कितने नंबर पे आ गई, पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा पीनियल, चौथा थायराइड, 5 नंबर पे। मैम सिर्फ बोन में ही कैल्शियम ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि स्वाति सबसे ज्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी बोन्स को ही होती है, इसलिए। मैम झारखंड सीजीएल में 20 मार्क्स साइंस से, अच्छा आपका पेपर हो गया है क्या झारखंड सीजीएल, आप क्या लिख रहे हैं, आएंगे या आप लेकर आएंगे 20 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 5 नंबर पे, कौन सा ग्लैंड, आप लिखेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, या ग्लैंड लिख लो, हिंदी में सेम नाम होगा बच्चों, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि। एक था मैम थायरॉइड, एक है मैम पैराथायरॉइड। मैम दोनों एक जैसे लग रहे हैं, है ना, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखो अभी मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड गले में होती है और किसके आकार की जैसी होती है, बटरफ्लाई या एच आकार की होती है।
अच्छा, आएंगे 20 मार्क्स। अरे वाह राजीव, बहुत अच्छा। पेपर हो गया क्या आप जो से बोल रहे हैं? चलिए, तो ये H आकार की ग्लैंड है। अब इसमें क्या होता है, ये कौन सी थी? थायराइड। और इस थायराइड के चारों किनारों पर ऐसे 4 होती हैं क्या? पैराथायरॉइड ग्लैंड। याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड तो ये वाली है बच्चों। कौन सी वाली? ये थायराइड है, आउटो ग्रंथि है। और ये कौन सी है? 4 पैराथायरॉइड। तो आप लिखेंगे कि 4 पैराथायरॉइड होती है, बट किसके पैरों में होती है? आप बताओगे थायराइड के पैरों में होती है। और थायराइड कहाँ होती है बच्चों? हमारे थ्रोट में, हमारे गले में होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पैराथायरॉइड ग्लैंड की लोकेशन बताइए, आप बताएंगे गले में ही होती है और थायराइड ग्लैंड के पैरों में होती है चारों। तो आपने इसको पैराथायरॉइड करके बना दिया। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, नरोत्तम, बॉटनी में साइंस स्पेशल 3 बैच में बॉटनी में अभी प्लांट डिजीज बची है और कुछ पिगमेंट्स बचे हैं, तो वो मैं करवा दूंगी, डोंट वरी, है ना। चलिए, अब बात आती है कि मैम ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। नरोत्तम, डोंट वरी बच्चा, सब करवा दूंगी मैं, कुछ बचा है तो। चलिए देखिए, अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया जाता है। तो इसके द्वारा जो हार्मोन बनाया जाता है बच्चों, उसका नाम होता है पैराथायरॉइड हार्मोन। एक ही हार्मोन के 2 अलग अलग नाम होते हैं। आप इसको पैराथायरॉइड हार्मोन बोलो या आप उसको पैराथायरोक्सी हार्मोन बोलो, या आप उसको क्या बोलो, उसको आप पैराथायरोक्सी हार्मोन बोलो। ठीक है बच्चों, या आप एक नाम और भी होता है, इनको कोलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। और यही एग्जाम में पूछा गया है कि कोलिप्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है। देखो, इतना इजी तो देगा नहीं आपको कि पैराथायरॉइड हार्मोन कौन रिलीज करता है ना। तो आप बताएंगे, हाँ, तो आप बताएंगे कि कोलिप्स हार्मोन कहा जाता है पैराथायरॉइड्स को। हिंदी में सेम नाम बोलते हैं, इसको कोलिप्स हार्मोन बोलते हैं। कोलिप्स हार्मोन कौन रिलीज करता है बच्चों? आप क्या बताएंगे? थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। मैम, मैं बीएसएफ में जॉब की वजह से ऑनलाइन क्लासेस बहुत कम देख पाता हूँ। चेतन कुमार, पहली बात तो अगर आप बीएसएफ में हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक नोबल जॉब कर रहे हैं, मतलब बीएसएफ में काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग आपको सल्यूट करते हैं इस बात के लिए, है ना मैम। परिचय, हाँ मैं बताऊंगी नरोत्तम, डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगी ये आपको। पिगमेंट्स वाली क्लास पढ़ाऊंगी बॉटनी में, और आपको साथ में ना वो भी पढ़ाऊंगी, प्लांट डिजीज भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी ना। तो चेतन, कोई बात नहीं है, आप देश के लिए सर्व कर रहे हैं, आप देश के लिए जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जॉब तो मतलब इनक्रेडिबल है। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमेशा टाइम्स कोचिंग आपकी हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछे कोलिप्स हार्मोन कौन रिलीज करता है, आप बताएंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब बात आती है मैम इस हार्मोन का काम क्या है। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनो, अभी मैंने बताया था बच्चों कि हमारे बॉडी में कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है। तो मैम हमारे नाखूनों में, हमारे बालों में, हमारी हड्डियों में और हमारे रुधिर में कैल्शियम होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है वो क्या काम करता है मैम, जब वो खून में ज्यादा कैल्शियम होता है उसको किसके पास लेकर जाता है? बोन्स के पास लेकर जाता है। बट इसका जस्ट ऑपोजिट कौन काम करता है? इसका जस्ट ऑपोजिट पैराथायरोक्सी हार्मोन काम करता है। पैराथायरोक्सी हार्मोन कब निकलेगा? ध्यान से सुनो, मान लो ये आपकी एक हड्डी है, ये एक हड्डी है ना, और इस हड्डी के पास 5 ग्राम कैल्शियम ज्यादा है। इस हड्डी के पास 5 ग्राम कैल्शियम ज्यादा है। भाई ज्यादा कैल्शियम भी काम का नहीं है हड्डियों के पास। तो क्या होगा, आपका पैराथायरोक्सी या कोलिप्स हार्मोन निकलेंगे और यहाँ पर जो कैल्शियम था, इस कैल्शियम को इस हड्डी से ऐसे बाहर ले जाएंगे, इसको बाहर ले जाएंगे और बाहर आके या कहाँ चला जाएगा? ये खून में चला जाएगा, ये ब्लड में चला जाएगा। तो आप बताएंगे कि जो कोलिप्स हार्मोन्स होते हैं उनका काम क्या होता है? ये हार्मोन जब निकलते हैं जब आपकी हड्डियों में 5 ग्राम कैल्शियम ज्यादा हो, 5 ग्राम नहीं कितना भी ग्राम हो वो, ठीक है। और ये एक्सेस कैल्शियम को कहाँ ले जाते हैं?
खून में ले जाते हैं, जबकि कैल्सीटोनिन क्या करता है, वो खून से ज्यादा कैल्शियम हड्डियों तक लेकर जाता है, और कोलिप्स हार्मोन क्या करते हैं, वो हड्डियों को ज्यादा कैल्शियम कहाँ लेकर आते हैं, ब्लड में। तो मैम ये काम इसका, ये काम इसका, ठीक है। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक हार्मोन ये काम करता है, इसके जस्ट ऑपोजिट दूसरा हार्मोन काम करता है, और जब दो हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं बच्चों, तो उसको साइंस में एक नाम दिया जाता है, और उसको क्या नाम दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है काउंटर एक्ट्स हार्मोन। काउंटर एक्ट्स हार्मोन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन कौन से हार्मोन्स काउंटर एक्ट्स हार्मोन्स कहलाते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स काउंटर एक्ट्स हार्मोन कहलाते हैं। हिंदी में कोई नाम नहीं है, आपको उनको काउंटर एक्ट नाम से ही पूछा जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि बच्चों जब एक हार्मोन काम करता है, उसके जस्ट ऑपोजिट दूसरा हार्मोन काम करता है, तो आप बताएंगे उन हार्मोन को काउंटर एक्ट्स हार्मोन कहते हैं। यस, बोथ हार्मोन्स आर ऑपोजिट इन ईच अदर, ठीक है। चलिए अब बात आती है मैम, इसके अलावा मैं बता दूं, एक काम तो आपका पैराथायरॉक्सी क्या करता है, जब हड्डियों के पास ज्यादा कैल्शियम उसको खून में ले आता है। बट इसके अलावा ये हार्मोन एक काम और करता है। ये दूसरा काम क्या करता है, कोलिप्स हार्मोन या पैराथायरॉक्सी हार्मोन, इसका दूसरा काम मैं यहां पर लिख रही हूं, आप लिखेंगे इट एक्टिवेट्स विटामिन डी। इट एक्टिवेट्स विटामिन डी। यह विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। बच्चों आप सब जानते हैं विटामिन डी क्या काम करता है, हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन डी को एक्टिवेट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, आप क्या बताएंगे, विटामिन डी को एक्टिवेट करने वाले पैराथायरॉक्सी या कोलिप्स हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों को मजबूती देता है, और तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस हार्मोन का इम्बैलेंस होएगा तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, और विटामिन डी एक्टिवेट ना होगा तो आपकी हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, उनके टूटने का डर हो जाएगा आपको, उनकी हड्डियां में आवाजें आने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके कोलिप्स हार्मोन्स के काम थे। अब बात आती है कि मैम अगर कोलिप्स हार्मोन में बीमारियां, इनकी वजह से बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, डिजीज कौन कौन सी हो सकती है। देखो बच्चों, आपको एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर में। मैम विटामिन डी किस किस में पाया जाता है, विटामिन डी बच्चों दूध में होता है, विटामिन डी आपका दूध के अलावा अंडे में होता है, विटामिन डी जो होता है बच्चों, हाँ विटामिन डी इसके अलावा मैं बता दूं आपको दूध में हो गया, और केले में हो गया, आपका जो क्या कहते हैं, आप पपीता खाते हैं उसमें होता है, आपने अंडा खाया उसमें होता है, ठीक है विटामिन डी। और आपका सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होता है, उससे भी आपका विटामिन डी एक्टिवेट होता है। चलिए, तो डिजीज, बीमारियां, इसकी वजह से बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन से हार्मोन की वजह से, कोलिप्स हार्मोन्स की वजह से। और कोलिप्स कौन बनाता है बच्चों, आप क्या बताओगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड बनाता है, ठीक है। मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ने में, या तुम ज्यादा लेवल तो नहीं चला गया, कुछ कम करूं थोड़ा, समझ में तो आ रहा है ना। देखो जो सीजीएल सीपीओ देने जा रहे हैं, सीएचएसएल एमटीएस देने जा रहे हैं, उन बच्चों को इतना डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हार्मोन नाम याद कर लो बहुत है। पर बच्चों अगर आप लोअर पीसीएस, अगर आप पीसीएस या अगर आप बीपीएससी या अगर एमपीएससी ऐसा कुछ एग्जाम देना जा रहे हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी ही है। आपका नहीं करता है ना, लव हार्मोन नहीं होता है पैराथायरॉइड से, आपने कहाँ से पढ़ लिया। अच्छा मजा आ रहा है मैम जी, आज तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, ओके। हेलो, मैं भी क्लास में बाद में बात करती हूँ ना, ओके।
क्लास में होगी ना सर, बाद में बात करना, 2 बजे कॉल करना ना। हाँ मैम, आज के आप बोल रहे हैं कि मैम आज के वर्ड थोड़े टफ लग रहे हैं। हाँ, थोड़े वर्ड टफ हो सकते हैं बच्चों। नहीं मैडम, लेवल मत कम करिए, करिए 2-4 बार रिवीजन करवा दीजिएगा। हाँ, अगर जिसको लेवल टफ लग रहा है तो प्लीज़ बच्चा आप लोग ना 2-4 बार पढ़ लें, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने। ओके मैम, लेवल बिल्कुल ठीक है। ओके चलो मैम, याद कैसे रहेगा? नरेश 2-4 बार पढ़ेंगे, 1-2 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। यस, बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं। काउंटर एक्ट्स लिख दीजिए। काउंटर एक्ट्स क्या लिखूं बच्चा? थायरोक्सिन, आप काउंटर एक्ट्स में लिख सकते हैं कैल्सिटोनिन, एंड आप लिख सकते हैं, हाँ, लोब के रूप में होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, 4 लोब के रूप में होते हैं। यस चलो ठीक है, ओके, सबको समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो ठीक है, फिर बहुत अच्छा है अगर आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए इसकी बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं कॉलिप्स हार्मोन की। पहला आप लिखेंगे कि इनके हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा। बच्चों हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। दूसरा लिखेंगे बच्चों हाइपर सिक्रेशन, और हाइपर क्या होता है बच्चों? ज्यादा। तो कहने का मतलब है इन हार्मोन के कम निकलने से क्या होगा और इन हार्मोन के ज्यादा निकलने से क्या होगा। ठीक है, ज्यादा निकलने से क्या होगा। ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि आपके बॉडी में पैराथायरॉक्सी, हाँ नेवी के लिए भी बिल्कुल साइंस में यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो पहली बार साइंस समझ में आ रहा है। अच्छा चलो, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपको पहली बार साइंस समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है ना, क्योंकि इंसान को, मैम आपने हमारे लिए साइंस को इजी बना दिया। अच्छा नवयून, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। ऐसा लगता है और पढ़ाते जाओ और पढ़ाते जाओ और पढ़ाते जाओ, है ना। चलो मैम, मैं नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई बात नहीं चंदन, आप नेवी के लिए दें, आप कोई भी आप टेक्निकल एग्जाम दें, सबके लिए सही है। बायो पढ़ने में मन लग रहा है, अच्छा चलो, ज़्यादा मन मत लगाओ, है ना, कि पढ़ लिख कर किसने क्या कर लिया यार, हमने क्या कर लिया है। ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी है, दिमाग खराब हो जाता है ज़्यादा पढ़ाई करने से, तो प्लीज़ ज़्यादा पढ़ाई मत करना। चलो मैम, पुलिस के लिए सही है। पुलिस के लिए कौन सा एग्जाम दे रहे हैं आप? पुलिस में इतना नहीं आता है बायो का लेवल। पुलिस में अगर आप दिल्ली पुलिस, अगर यूपी पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो पूछेगा सबसे छोटी इकाई कौन है शरीर की, या रुधिर को प्यूरिफाई कौन करता है, रुधिर का फिल्ट्रेशन कौन करता है। पुलिस में इतना मत पढ़ लेना, दिमाग आपका चकरा जाएगा। मैम मैंने कोचिंग में पढ़ा है, वहाँ तो ऊपर से उड़ा दिया ये सिलेबस। अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, मैम बस सरकारी नौकरी मिल जाए। यस दीपक, जरूर मिलेगी, आप बस मेहनत करते रहे। मैम आप क्या बनना चाहती हो? मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनना चाहती। मैम पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। वाओ राहुल कुमार, अगर आप पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ करके आप जेनेटिक्स भी अच्छे से पढ़ें। ठीक है मैम, पढ़ाओगी नहीं तो क्या करेंगे, जॉब भी नहीं मिलेगी। अच्छा यूपी पुलिस के लिए इतना मत पढ़ लेना आप लोग, पागल हो जाओ, इतना नहीं आता यूपी पुलिस में। रेलवे एनटीपीसी में बिल्कुल आएगा लेवल, एनटीपीसी का यही लेवल है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसके कम निकलने से क्या होगा, ज्यादा निकलने से क्या होगा। देखिए मैंने बोला है ये हार्मोन क्या करता है। यस एनटीपीसी के लिए लेवल 110%, 110% ये लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है चलिए मैम, आप और सर भी ऐसे बोलते हैं। अच्छा मैम, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन से आपको क्या करना है? देखिए क्वालिफिकेशन, मैंने पहले 12th क्लास किया, तो 12th में मेरे पास पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, बट वो ऑप्शनल में मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी था। देन मैं 6 महीने के लिए मैं कोटा गई थी। कोटा गई तो कोटा में मेरे को मतलब फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया था, अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी। मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर करने गई थी, तो 6 मंथ्स मैं कोटा रही। देन मेरी बहुत ज़्यादा तबियत खराब हो गई थी, क्योंकि कोटा का पानी वानी, वहाँ का वेदर मुझे सूट नहीं किया था। तो घर वाले मुझे वापस घर ले आए, और घर वाले घर लाने के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि मैं तो बीएससी करूँ या मैं बायोटेक्नोलॉजी करूँ। तो फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी करा जो 4 साल का है। देन मैंने बीएससी बायोटेक किया, देन मैंने एमएससी बायोटेक किया, और इस साल मैं इस साल क्या लास्ट ईयर से ही हो गया, लास्ट ईयर बोलेंगे आप इसको, तो मैं पीएचडी के लिए इनरोलमेंट करवा चुकी हूँ अपना। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है, छोटी सी, कुछ नहीं है और
बस ये मान लो कि मैंने पढ़ा साइंस ही है और कुछ नहीं पढ़ा मैंने। 7 साल में मैंने साइंस ही साइंस पढ़ा, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है मैम, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं बनना चाहती, मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं बनना चाहती। बस पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगने लग गया। मैं सच बताऊँ तो मैंने ना कभी किसी बच्चे को भी नहीं पढ़ाया था। मैंने जब मैं स्कूल में थी तब मैंने किसी बच्चों को नहीं पढ़ाया था, बट हाँ कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत पढ़ना, बहुत अपने आप मेरे को पढ़ने का इंटरेस्ट जाग गया था। वैसे इंटरेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि मैं जब मेडिकल की प्रिपरेशन पीएमटी, उस टाइम पीएमटी होता था, हालांकि आजकल तो पीएमटी को एक ही एग्जाम कर दिया है, तो मैं पीएमटी के लिए प्रिपेयर करने गई तो मैंने वहाँ पर बहुत पढ़ाई की थी 3-4 महीने। तो अपने आप धीरे धीरे मेरे को साइंस में इतने ज़्यादा मेरे को इतने वो हो गया था कि बस मैं पढ़ूँ तो साइंस ही पढ़ूँ, बायो पढ़ूँ, इसके अलावा मैं कुछ पढ़ूँ ही ना। तो उस टाइम पर मैं बायो और केमिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा। तो उसके बाद मैंने जब कॉलेज में मैं आई तो कॉलेज में क्या होता है, जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे, जो मतलब मेरे साथ के जो बंदे थे, ओके बिहार पुलिस में क्वेश्चंस पूछेगा ना? यस बिल्कुल पूछेगा, ऐसा नहीं है। तो तब मैंने क्या किया, तो धीरे मेरा लेवल ये चला गया था और जो मेरे साथ के बच्चे थे उनका लेवल ये था। तो मैं क्या करती थी, मैं अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मैं सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाने लग गई थी, मतलब जो मेरे से सीनियर्स थे मैं उनको पढ़ाने लग गई थी। और फिर धीरे धीरे कैसे करके मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया था पढ़ाने का। फिर जैसे ही मैंने MSc प्रीवियस ईयर में आई मैं, तो मैंने एक बड़ा ही आपने नामी कोचिंग का नाम तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्या लूँ, तो बट उस कोचिंग को मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने डेमो क्लासेस दी तो उन लोगों ने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद से मैं अभी 4-4.5 साल से पढ़ा ही रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। ठीक है, तो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी, बस ये मान लो कि मैंने बस पढ़ा है, साइंस पढ़ा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा साइंस में। आप मुझसे पूछेंगे हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री 0 है। आप मुझसे पूछेंगे ज्योग्राफी हालांकि थोड़ी बहुत मुझे ज्योग्राफी आती है। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स पूछेंगे, मुझे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है इकोनॉमिक्स में। मैथ्स मेरी अब कमज़ोर हो चुकी है, 12th क्लास में पढ़ी थी थोड़ी बहुत, कुछ नहीं बचा। और अब तो बिल्कुल मतलब अब मतलब एकदम ऐसा हो गया है कि अब तो मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ, देखो केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी 3rd सेमेस्टर में एंड 4th सेमेस्टर में, और मैंने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी ना वो मैंने बायो केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो बायो केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का अपर लेवल है, तो वो अपने आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री अपने आप आने लग गया। मैम आप हमारे लिए पेरेंट्स की उम्मीद है। अच्छा मैम, ऐसा लगता है आप गवर्नमेंट जॉब का पेपर बनाते हैं, हर पेपर में आपके क्वेश्चन मिलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, पेपर नहीं बनाती मैं, ऐसा मत बोलो ऑनलाइन में पता लगे मेरे घर पे CBI वाले बंदे आ जाए हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने आप थोड़ा बहुत पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया और फिर मैंने काम बहुत किया। एक्चुअली मैंने ना पढ़ाने से पढ़ तो रही थी 4-5 साल से, और क्या कर रही थी, बट फिर मैंने ना क्या किया, जब मैं इस कंपटीशन एग्जाम में आई थी, देखो मैंने कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया, मैंने कभी फॉर्म भी फिल नहीं किया गवर्नमेंट एग्जाम का, बट मैंने ना थोड़ा काम ज़्यादा किया। मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाई को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ तो लिया ही था मैंने 5-7 साल से, क्या बायो तो पढ़ रहे थे और कितना पढ़ते हैं हम बायो केमिस्ट्री, बट बाद में मैंने क्या किया, बाद में मैंने जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, उनके मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाले। बहुत मैंने इस पे काम किया था, नो डाउट इस पे मैंने कम से कम 1.5-2 महीने काम किया। प्रीवियस ईयर के मैंने एग्जाम्स निकाले, एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर निकाले मैंने, और वो देखा मैंने कि किस एग्जामिनर की कैसी डिमांड है क्वेश्चंस की। बस वहां से ही ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपका भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए। एक लड़का कह रहा है मैम आगे पढ़ाओ, मैं बोर हो रहा हूँ। रविंद्र कुमार आप बोर हो रहे हैं? अच्छा चलो भाई, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ क्लास में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं। चलो देखिए, तो हाइपोसेक्रेशन से क्या होता है और हाइपर सेक्रेशन से क्या होता है। रविंद्र कुमार बोर होने लगे हैं भाई, रविंद्र कुमार के लिए चाय पानी का इंतजाम किया जाए। चलो देखिए, हाइपो का मतलब बच्चा कि आपका जो कॉलिप्स हार्मोन है वो कम बनने लग गए हैं। ठीक है, तो कम बनने लग गए। अब मुझे बताओ जरा, कॉलिप्स हार्मोन्स किसको एक्टिवेट करते हैं? विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं। तो अब जब इनका सिक्रेशन कम हो गया, तो बच्चों आपको पता है जब कम बनेगा तो विटामिन डी कम एक्टिवेट होगा, और विटामिन डी जब कम एक्टिवेट होगा तो हमारी हड्डियां क्या होने लग जाएंगी? कमजोर होने लग जाएंगी। और जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो एक बीमारी होती है, और प्लीज करके इसको स्टार करके लिख लीजिएगा, इस बीमारी का नाम होता है टिटैनी रोग, या टेटनी भी लिखा हुआ होता है इसको, टेटनी या टिटैनी जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस करें, वैसे सही तो टिटैनी ही होगा। तो आप याद रखेंगे कि मैम जब कॉलिप्स हार्मोन्स कम निकलेंगे, हाइपोसेक्रेशन होगा, तो हमारा विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, और विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, हमारी हड्डियों के पास विटामिन डी नहीं जाएगा, और जब विटामिन डी
हाँ, विटामिन डी आपका जब हड्डियों के पास नहीं जाएगा तो हड्डियां क्या हो जाएंगी बच्चों, वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। और हड्डियां कमजोर होने वाली बीमारी को आप क्या बोलेंगे, टेटनी या टिटेनी रोग बोलेंगे। तो आप लिखेंगे कि इस बीमारी में क्या क्या होता है, आपकी जो मसल्स और आपकी जो बोन्स है, मसल्स एंड बोन्स बिकम्स वीक, आपके मसल्स और बोन्स जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उनमें ऐंठन सी रहती है, ऐंठन का मतलब जकड़न सी रहती है, एकदम आप उठोगे बैठोगे तो आपकी हड्डियों में बहुत दर्द सा होने लग जाएगा, है ना। उसके अलावा आप याद रखेंगे कि इस बीमारी में दूसरा आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, बालों के पास कैल्शियम की कमी हो जाएगी। आप याद रखेंगे बालों के पास कैल्शियम की कमी और आपका हेयर फॉल होने लग जाएगा। आपके जो नाखून है वो भी टूटने लग जाएंगे, बहुत अपने आप नाखून, आपको नेल कटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। तो आपके अपने आप आपके नाखून टूटने लग जाएंगे, आपके दांत, आपके बाल, आपके दांत भी कमजोर हो जाएंगे, आपके बालों में हेयर फॉल होने लग जाएगा। ये सब बीमारियां किस में होती हैं, ये सारे सिम्टम्स मैंने किसके बताए हैं, टिटेनी। और टिटेनी बच्चों कब होता है, जब हाइपोसिक्रेशन होता है। और किसका हाइपोसिक्रेशन, आप क्या बताएंगे बच्चों, कोलिप्स हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होगा, अब होने लग जाएंगे, आपके बाल झड़ेंगे, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, दांत वगैरह कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, मैम आज एमसीक्यू के बैच में क्लास चलेगी, यस जयप्रकाश यादव, एमसीक्यू के बैच में क्लास चलेगी 4 से 6। चलो अब दूसरी बीमारी आप यहाँ पर लिखेंगे टिटेनी के बाद, तो हाइपोसिक्रेशन से हो रही थी। अब आते हैं आप दूसरी साइड कि मैम अगर ये ज्यादा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, देखो इनको स्टार कर लेना प्लीज करके, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। देखिए कोलिप्स हार्मोन ज्यादा निकलेंगे तो क्या होगा, इनके हाइपरसिक्रेशन से क्या होगा। इनके हाइपरसिक्रेशन से बीमारी होती है, उसको बोलते हैं आप ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कब होती है, जब ज्यादा निकलता है। कौन सा हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन्स। देखिए यहां पर इस नाम को आप तोड़िए, ऑस्टियो का मतलब होता है बच्चों यहां पर बोन्स, हड्डियां, और पोरेसिस का मतलब होता है हड्डियों में छेद होना, हड्डियों में होल हो जाएंगे छोटे छोटे। मैम कैसे हो जाएंगे, कैसे, आरती शर्मा कह रही है मैम इंग्लिश में लिखे तो बता देती हूँ। बोन्स एंड मसल्स बिकम्स वीक, कमजोर हो जाते हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है, आपके दांत जो है वो भी क्या हो जाते हैं, वीक होकर दांत टूटने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हाइपरसिक्रेशन से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के अंदर छेद होने वाली बीमारी को बोलते हैं आप ऑस्टियोपोरोसिस। मैम कैसे हो जाता है हड्डियों के अंदर छेद, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ये एक हड्डी है और इस हड्डी के पास 5 ग्राम कैल्शियम क्या है बच्चों, ज्यादा है, एक्सेस है। और हड्डियों के पास जब कैल्शियम ज्यादा होता है तो ये हड्डियों के पास का कैल्शियम यहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर, खून में आ जाता है। कौन सा हार्मोन लेकर आता है बच्चों, कोलिप्स हार्मोन। ये तो बताया मैंने कि कोलिप्स हार्मोन का काम क्या है, या पैराथायरॉक्सी हार्मोन का काम क्या है, या पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है। मैम जो कैल्शियम हड्डियों के पास था 5 ग्राम ज्यादा, उसको कहाँ ट्रांसफर करना, ब्लड में ट्रांसफर करना। अब मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला कि ये हार्मोन आपके बॉडी में ज्यादा बन रहे हैं। जब ज्यादा बन रहे हैं तो आप सब जान रहे हैं, जब ज्यादा कोलिप्स हार्मोन बनेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से इतने ज्यादा हार्मोन बने, और जब ज्यादा बनेंगे तो यहां से यहां का जो कैल्शियम है वो हार्मोन अपने साथ बाहर ले जाएंगे। और जब हड्डियों में कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियों के अंदर आप क्या हो जाएंगे, आपकी हड्डियों के अंदर छेद हो जाएंगे। भैया यहाँ पर 5 ग्राम कैल्शियम ज्यादा था, बट आप में इतना ज्यादा निकला कि यहां से 10 ग्राम कैल्शियम को अपने साथ ले गया। और आप जान रहे हैं ले जाना चाहिए था 5, ले गया 10, कितना ग्राम ज्यादा ले गया, 5 ग्राम। तो हड्डियों में कितने ग्राम कैल्शियम की कमी होगी, 5 ग्राम कैल्शियम की। और जब 5 ग्राम कैल्शियम की कमी होगी, जो कैल्शियम की कमी से हड्डियों में क्या होता है बच्चों, हड्डियों में छेद होने लग जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है। तो याद रखिएगा टिटेनी हार्मोन कम बनने से होता है और ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा बनने से होता है। एक बीमारी तो ये हो गई। अब मैंने बोला कि भैया आपका कैल्शियम ज्यादा आ गया खून के अंदर, और आप ध्यान से एक मेरा पॉइंट सुनिएगा, यहाँ का 10 ग्राम कैल्शियम खून में आ गया, खून में ज्यादा कैल्शियम हो गया, ये खून ऐसे घूमता 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 फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है, जरा बताइए। खून का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, आप सब जानते हैं किडनी में होता है। और ये खून फिल्टर होने के लिए किडनी के पास गया और ये कैल्शियम
किडनी के पास जाके जम गया, ये कैल्शियम ऐसे जम गया। और जब किडनी के पास जाकर कैल्शियम जम जाता है, आपके किडनीज के पास कैल्शियम ज्यादा है, तो इस स्टेज पर आपने अगर टमाटर खा लिया, टमाटर के बीज खा लिए, टमाटर का छिलका खा लिया, आपने पालक खा लिया, तो ज्यादा पालक, टमाटर, इन सब में क्या होता है, इन सब में होता है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और ये ऑक्जेलिक एसिड और यहाँ पर आके धीरे धीरे इस कैल्शियम के साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद ये क्रिस्टल की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट। और बच्चों कैल्शियम ऑक्जिलेट को ही आप क्या बोलते हैं? स्टोन बोलते हैं, पत्थरी बोलते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों? पत्थरी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुर्दे में, किडनी में। एक बार रिपीट करती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा आपकी हड्डी के पास 5 ग्राम कैल्शियम होना चाहिए था, ज्यादा था, और बट ये हार्मोन ज्यादा निकले, ले गए 10 ग्राम। कहाँ ले गए? खून में। खून में कितना ग्राम कैल्शियम आ गया? 10 ग्राम कैल्शियम। क्या हो गया? ज्यादा। अब ये खून फिल्टर होने के लिए किसके पास जाएगा? किडनी के पास। किडनी क्या करेगा? खून को छान देगा, कैल्शियम को एक साइड कर देगा। ये कैल्शियम सारा एक साथ ऐसे गांठ की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गया, क्रिस्टल की फॉर्म में जम गया। जब आपकी किडनी के पास कैल्शियम ज्यादा है, उस स्टेज में आपने टमाटर खाया, आपने पालक खाया। टमाटर के छिलके में, टमाटर के बीज में, पालक में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और ये ऑक्जेलिक अम्ल किसके साथ जुड़ता है? कैल्शियम के साथ। और जब कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड जुड़ते हैं तो वो आपस में जुड़कर क्रिस्टल की फॉर्म में जुड़ जाते हैं, और जिसको कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्जेलेट ही क्या कहलाता है? पत्थरी कहलाता है, स्टोन कहलाता है। तो आप बताएंगे कि जब कोलिप्स हार्मोन्स का सिक्रेशन क्या हो? ज्यादा हो, तो हमारे कौन से ऑर्गन में पत्थरी हो जाती है? किडनी में, गुर्दे में पत्थरी हो जाती है। ये आपके कोलिक्स हार्मोन, ये आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, बता देंगे। तो याद रखिएगा, कम होने से टिटैनी और ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? यस शशिकांत चौहान, दिस इज लाइव क्लास। ज्यादा होने से ऑस्टियोपोरोसिस और गुर्दे में पथरी हो जाती है। ये आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कितना नंबर है? 6 नंबर है या 7 नंबर है? 7 नंबर आएगा ना। नेक्स्ट ग्लैंड लिखो अब आप 7 नंबर। 7 नंबर पे आप लिखेंगे थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बच्चों? थाइमस ग्लैंड। और हिंदी में भी सेम नाम बोलेंगे इसको, थाइमस ग्रंथि ही कहा जाएगा। थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड। ठीक है, यस। 6 नंबर है या 7 नंबर है? 6 नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, चलो 6। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं मैम बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे कैसे ज्यादा हो गया? पढ़ो तुम चुपचाप, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्लैंड। यस मोहम्मद अफसर, प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज होना। फिल्ट्रेशन का मतलब है ब्लड में से यूरिन का अलग करना। कोई बात नहीं, 6 नंबर लिख दिया मैंने। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है बच्चों? आप बताएंगे हमारी चेस्ट में होता है। हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है, हमारा छाती वाला भाग है, उसमें थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है, अब इस ग्लैंड के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। ये एक ही ग्लैंड ऐसी है जिसका साइज 25 साल या 26 साल की उम्र के बाद धीरे 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 कम होने लग जाता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, जब आप 0 से 5 साल के हैं तो आप इसका साइज बढ़ना स्टार्ट होता है। जब आप 5 से 20 या 25 साल की उम्र तक रहते हैं, आप 20 या 25 लिख दो यहाँ पर, जब 5 से 25 साल तक रहते हैं इसका साइज सबसे बड़ा रहता है। और इसके बाद क्या? अच्छा मैम बाउंस होने लग गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो बस, बाद में मैं थाइमस ग्लैंड पढ़ लो बस। 6 कर लो, 3 कल कर लेंगे। और 25 के बाद आफ्टर 25 या 26 लिखा होता है बुकों में, ये क्या होने लग जाता है? ये डिक्रीज, इसका साइज क्या होने लग जाता है? छोटा होने लग जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है? तो आप याद लिखिएगा थाइमस ग्लैंड। द साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड इज डिक्रीजेस ऑन पासेस ईयर्स। तो आप याद रखिएगा 26 साल के बाद इसका आकार घटने लग जाता
है। और ऐसा कहा जाता है, ये स्टेज कौन सी है आपकी, ये कौन सी है, प्यूबर्टी एज खत्म होने वाली, या ये आपकी कौन सी स्टेज है, जब आप मैच्योर होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें इसका साइज सबसे बड़ा रहता है। तो एक ही ग्लैंड ऐसी है जो बुढ़ापे में आपकी खत्म होने लग जाती है। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, ये ग्रंथि बचेगी नहीं आपकी। तो थाइमस ग्लैंड का साइज घटता जाता है उम्र के साथ। अब बात आती है कि मैम इसका साइज की तो बात बता दी है आपने, अब ये क्या काम करता है और इसका हार्मोन कौन सा होता है, आप बताएंगे। इसके द्वारा हार्मोन बनता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बच्चों, ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। कितना छोटा हो जाएगा ऐसा कहा जाता है, छोटा तो पहले ही होता है खैर ये, बट ऐसा कहा जाता है जो चावल का दाना है ना, उसका आप चावल के दाने को 10 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो चावल के दाने का एक पार्ट जितना होता है ना, 10 में से एक पार्ट को उठाओ, उसका जितना बड़ा साइज इसका हो जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। अब ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, अब ध्यान से सुनो, ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है। मैंने आपको पढ़ाया खून, ब्लड मैंने पक्का पढ़ाया होगा WBC, WBC मैंने पढ़ाया होगा लिम्फोसाइट, और मैंने सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया होगा क्योंकि मैंने कहा होगा मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो वो आज वो दिन आ गया जब मैं आपको लिम्फोसाइट के बारे में बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनो, मैंने कहा, यहाँ लिखा मैंने थाइमोसिन हार्मोन से मैंने एरो लगा के लिखा कि ये खून में WBC होता है, और WBC में क्या होता है भैया, WBC में लिम्फोसाइट्स होते हैं। और WBC या लिम्फोसाइट क्या होती हैं बच्चों, इम्यून सेल्स होती हैं। आप सब जानते हैं कौन सी सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स, रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, है ना, क्योंकि WBC क्या करती है, इन्फेक्शन को मारने वाली सेल्स होती हैं, है ना, इन्फेक्शन को मारने वाली सेल्स होती हैं। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनो, क्या आप मुझे बता सकते हैं खून कहाँ बनता है या WBC कहाँ बनती है। आप सब जानते हैं कि एक हड्डी है और इस हड्डी के बीच में बोन मैरो होता है, यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, ब्लड बनता है। जब ब्लड बनेगा तो यहीं पर क्या बनती हैं बच्चों, WBC, यहीं पर क्या बनती हैं बच्चों, लिम्फोसाइट बनती हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को। यहाँ से WBC बनी, ऐसे बहुत सारी लिम्फोसाइट बनी, कहाँ बन रही है ये, इस बोन मैरो में, इस अस्थि मज्जा में बनकर धीरे 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 ये ऐसे थाइमस ग्लैंड से होती हुई आएंगी। किसके पास आएंगी, थाइमोसिन हार्मोन के पास। और ये थाइमोसिन हार्मोन ये लिम्फोसाइट को मैच्योर करके जब इधर से निकालेगा तो ये जो लिम्फोसाइट है वो T सेल्स के नाम से जानी जाएंगी। T का मतलब होता है यहाँ पे टारगेट सेल्स, टारगेट पार्ट पे जाके अटैक करेंगी, वहां जाकर एंटीबॉडीज बनाएंगी और वो एंटीबॉडीज बाहर से आए हुए एंटीजन को मार देंगी और आपके बॉडी में डिजीज से आपको बचा देंगे। सुनो ध्यान से, क्या पढ़ाया मैंने, फिर ध्यान से सुनो। आपकी थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा बच्चों, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, मैंने बोला हमारे बॉडी में खून होता है, खून में WBC होती है और WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये खून बनता है इस बोन मैरो में, इस हड्डियों के बीच के खोखले पार्ट को आप क्या बोलते हैं बच्चों, बोन मैरो या अस्थि मज्जा बोलते हैं। अब क्या होता है बच्चों, धीरे 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 आपका जो यहाँ पर खून बना, खून बनेगा, लिम्फोसाइट बनेगी। लिम्फोसाइट बन तो कहाँ गई, बोन मैरो में, बट ये लिम्फोसाइट यहाँ से खून के साथ घूमती घूमती किसके पास आएंगी, थाइमोसिन हार्मोन के पास जाएंगी। और थाइमोसिन हार्मोन इस लिम्फोसाइट को मैच्योर कर देगा और जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको T सेल्स या T लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ये T लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये टारगेट पार्ट पे जाती हैं। टारगेट पार्ट का मतलब है जहां पर कोई इन्फेक्शन है उस टारगेट पार्ट पे जाकर क्या बनाती हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। और ये एंटीबॉडीज किसको मारेंगी आप बताओगे, ये किसको मारेंगी, ये बाहर से आए हुए इन्फेक्शन को, संक्रमण को मारेंगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या है,
आप बताएंगे थाइमोसिन हार्मोन किसको मैच्योर करता है? लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट्स को कौन सी सेल्स में मैच्योर करेगा? टी सेल्स में। और टी सेल्स क्या करती है? जहां पर इंफेक्शन आया वो उसका टारगेट पार्ट है। मान लो कहीं भी आपके ब्लड में इंफेक्शन हो गया, ये टी सेल्स जाएंगी भाग के इस टारगेट पार्ट पर एंटीबॉडीज बना देंगी। एंटीबॉडीज जो इंफेक्शन आया है उसको मार देंगी। वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया हो सकता है, वो इन्फेक्शन कोई भी केमिकल हो सकता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी। जैसे हमारी आर्मी में कमांडोज होते हैं। आपने बोला पाकिस्तान, या आप कोई भी पाकिस्तान का नाम ना ले लो, कोई भी वहाँ पता लग गया आपकी आर्मी को यहाँ पर एक बॉम्ब रखा हुआ है, तो आर्मी वाले बंदे जाएंगे टारगेट पार्ट पर। जैसे आपको बोला राजीव चौक पे बॉम्ब रखा हुआ है, आर्मी जाएगी इसके ऊपर और इस टारगेट पार्ट पे जाके क्या करेगी? गोलियां छोड़ेगी, है ना, जो आतंकवादी हैं, या फिर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करेंगी। और कहने का मतलब हमारी जान बचा देंगी, कहने का मतलब हमें इन्फेक्शन से बचा देंगी। तो कहने का मतलब है कि ये ग्लैंड किसका काम करती है? ये ग्लैंड हमारे बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। और इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। कहने का मतलब है हमें बीमारियों से बचाती है। कृत्यानंद कुणाल बी सेल्स आगे पढ़ाएंगे, जब टाइम आएगा सही तब हम बी लिम्फोसाइट बताएंगे, डोंट वरी ना। चलिए तो याद रखिएगा ये कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड इकलौती ऐसी ग्लैंड है जिसका साइज उम्र के साथ घटता है। ऐसा कहा जाता है कि 15 से 25 साल की उम्र है उस टाइम पर आपके थाइमस ग्लैंड बहुत बड़ी होती है। यही रीज़न होता है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े का मतलब है आप 50-55 साल के हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है। आपके घरों में अगर बुजुर्ग आदमी हैं तो आप देखना, अगर आपकी दादी हैं, दादी को हल्का सा जुखाम हुआ, जुखाम के अंदर कोई वायरस आ गया, तो दादी को जुखाम कम से कम एक महीने तक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दादी में क्या नहीं है? थाइमस ग्लैंड नहीं है। इसलिए क्या मैच्योर नहीं हो पा रही है? लिम्फोसाइट। इसलिए वो अटैक नहीं कर पा रही है। कहाँ? टारगेट पार्ट पे। इसीलिए आपकी दादी का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि दादी में थाइमस ग्लैंड है ही नहीं। ठीक है, बट आप जब अगर 23-24 साल के हैं तो कभी आपको जुखाम खांसी होता है तो आप मेडिसिन ना लें, कोई बात नहीं, 4-5 दिन तक आप दवाइयाँ ना लें, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया आप में थाइमस ग्लैंड है अभी। जब थाइमस ग्लैंड है तो टी लिम्फोसाइट जाएंगी, टारगेट पार्ट पे इन्फेक्शन को अपने आप ख़त्म कर देंगी। तो आप ज़्यादा दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, तो अपने आप ठीक भी हो जाओ। ये लड़का लड़की सब में होता है, यस, बट ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली लड़कों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये आपका थाइमस ग्लैंड कंप्लीट। तो आज की आपने कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ ली? आपने टोटल 6 पढ़ ली ना? हाँ 6। अब 3 बच्ची हैं आपके, पैनक्रियास, एड्रीनल एंड गोनेड्स। वो कल की क्लास में करेंगे और कल की क्लास में साथ में हम कुछ पिगमेंट्स भी पढ़ेंगे। मैम थाइमोसिन बाहर से ले सकते हैं क्या? देखिए हॉर्मोन्स आप डायरेक्टली हॉर्मोन्स आप बाहर से नहीं खा सकते, बट हॉर्मोन्स को आप बैलेंस करने वाली दवाइयाँ खा सकते हैं। मैम रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाओगे क्या? यस करवाऊंगी प्रमोद सर, डोंट वरी करवाऊंगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका आज का क्लास कंप्लीट। मिलेंगे अगली क्लास में। एक बार आराम से पढ़िए। मैम एक बार रैपिड फायर कर दीजिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा पहला ग्लैंड कहाँ से? पीनियल ग्लैंड से स्टार्ट किया, जो मेलेटोनिन हार्मोन बनाता है। मेलेटोनिन हार्मोन आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं उसको रात के टाइम पर रिकवर करने का काम करता है, ब्रेन सेल्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। इसीलिए मेलेटोनिन हार्मोन आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपकी कैप्चरिंग पावर, आपका मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, बट किस में? एंडो में। 2 टाइप के हार्मोन निकालती है। पहले थायरोक्सिन हार्मोन जो 2 होते हैं, T3 एंड T4, और दूसरा कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो T3 T4 है वो आयोडीन की मात्रा को बैलेंस करके रखता है। और नेक्स्ट आप याद रखेंगे मेटाबॉलिक सिस्टम की रेट को बढ़ाता है, पानी वाटर के बैलेंस को बढ़ाता है। कैल्सीटोनिन जब आपके हड्डियों के पास ज़्यादा जब आपके ब्लड के पास ज़्यादा कैल्शियम होता है उसको हड्डियों तक ट्रांसफर
करता है। और नेक्स्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है बच्चों, वो जस्ट ऑपोजिट काम करता है किसके, कैल्सिटोनिन हार्मोन के। क्या काम करेगा, जब हड्डियों के पास ज्यादा कैल्शियम है तो उसको कहाँ ले आएगा, खून में ले आएगा। जब ज्यादा निकल जाएगा, ज्यादा कैल्शियम ले आएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी या हड्डियों में होल हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं आप ऑस्टियोपोरोसिस। ज़्यादा कैल्शियम बाहर आएगा, किडनी में जाएगा, किडनी में स्टोन हो जाएगा। और अगर ये हार्मोन कम निकलेगा, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, विटामिन डी का एक्टिवेट नहीं होगा तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जिसको टेटनी या टिटेनी कहा जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड आपने पढ़ा उसके बाद थाइमस ग्लैंड, जिसका साइज उम्र के साथ घटता है। क्या काम करता है, उसके पास लिम्फोसाइट्स आती हैं बनकर, और जब बाहर निकलती हैं तो आप क्या वो टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और रश्मि आप क्या पूछ रही हैं, प्लीज पूछिए बच्चा। और टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होकर वो क्या करती है, टारगेट पार्ट पे अटैक करती है और धीरे 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 वो आपकी बाहर से आए हुए इन्फेक्शन को मार देती है। ये आपका आज का पढ़ाया हुआ सारा। चलो मैम, पीनियल बॉडी ग्लैंड कैसे बैलेंस रहेगा? आप लोग बोलते हो दिन रात एक कर दो। नहीं, मैं कभी नहीं बोलती दिन रात एक कर दो। आप रात को आराम से 6 से 7 घंटे पढ़ाई करेंगे आप, बिल्कुल सॉरी, आराम से 5 से 6 घंटे सोइए आप। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आराम से नींद लीजिए आप, 5 या 6 घंटे। अगर रात को नहीं सोओगे सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका डाईयूरिनल साइकिल, आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन सब आपके इम्बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। और कोई बच्चा इस सिस्टम के, इस चैप्टर के नोट्स बना रहा है, अच्छे नोट्स बना रहा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो प्लीज़ करके वो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है ना 441 वाला, उस पर आप नीचे आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा 441 वाला, इसके व्हाट्सअप पर आप मुझे नोट्स सेंड कर दें। मुझे रिक्वायरमेंट है अच्छी राइटिंग के नोट्स की, क्योंकि मुझसे लिखा नहीं जाता यार, बस पढ़वा लो, लिखा नहीं जाता मुझसे। ठीक है, चलिए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैम, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सही रहेगा? यस, बिल्कुल सही रहेगा रश्मि, बिल्कुल 100% सही रहेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है रश्मि, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे अगली क्लास में।